नमस्कार दोस्त, मैं मनीष वर्मा, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पे। आज की इस वीडियो में दोस्त बात करने जा रहे हैं हम बीए पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स सेमेस्टर 4 चैप्टर फर्स्ट है दोस्त हमारा। पेपर का नाम है आपका पॉलिटिकल प्रोसेस एंड इंस्टीट्यूशन इन कंपैरेटिव पर्सपेक्टिव, तुलनात्मक परिप्रेक्ष्य में राजनीतिक प्रक्रियाएं और संस्थाएं। कोविड के बाद दोस्तों पहली बार आप ऑफलाइन एग्जाम देने जा रहे हो। इस ऑफलाइन एग्जाम्स के अंदर आपको लिखना कैसे है, अगर आप ये समझ जाओगे कि चैप्टर में है क्या, तो दोस्तों आप लिख तो पूरा किला गाड़ के आ जाओगे पेपर के अंदर। तो आज जैसा मैं आपको बताने जा रहा हूँ, इसको दोस्तों ईजिली समझना है आपको, पॉइंट्स को अच्छे से याद कर लेना है। और टॉपिक अगर आप समझ गए तो आपको रटने की दोस्त जरूरत भी नहीं पड़ेगी। और इस चैनल के ऊपर मैं सिर्फ आपको यही समझाता हूँ और यही पढ़ाता हूँ कि आप रट्टाफिकेशन से दोस्तों बच जाओ। चलिए ठीक है, आज मैं आपको समझाता हूँ। तो ये जो हमारा पेपर है, ये दोस्त जो हमारा बुक का नाम ही है, जो चैप्टर है हमारा, तो इससे पहले जो ये आपको ये बुक का नाम देखोगे, आपके पास 3-4 बुक्स दिए हुए हैं। पहला बुक ये आपके पास पॉलिटिकल प्रोसेस, तुलनात्मक परिप्रेक्ष्य, काफ़ी बड़ा है दोस्तों, इसका नाम ही है। दूसरा आपके पास एंड ग्लोबल पॉलिटिक्स हो गया, है ना। तो अगर आप इन बुक्स में देखोगे तो चैप्टर्स बेशक कम है, लेकिन काफ़ी लेंथी बड़े बड़े चैप्टर्स हैं। और आप एग्जाम्स में दोस्त क्वेश्चन तभी अटेंड कर पाओगे जब आपने चैप्टर को समझ रखा हो। तो मैं इसलिए पहले चैप्टर को समझा रहा हूँ, देन फिर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विद आंसर समझा दूंगा चैप्टर समझने के बाद। चलिए, तो ये हमारा आज का टॉपिक है। इस चैप्टर के अंदर हम क्या पढ़ने वाले हैं, आप पहले सिलेबस को देखिए दोस्त। सिलेबस के अंदर आप देखोगे तो काफ़ी सारे यूनिट्स हैं। उनमें जो सबसे पहला यूनिट है, उस यूनिट के अंदर आपके 2 चैप्टर दिए हुए हैं। आज की इस क्लास के अंदर हम चैप्टर फर्स्ट को खत्म करेंगे। तो सबसे पहला जो चैप्टर है हमारा, वो है एकात्मक एवं संघात्मक सरकारें। इंग्लिश में देखेंगे हम यूनिटरी एंड फेडरल सिस्टम। तो फर्स्ट यूनिट का नाम क्या है, सरकारों के रूप, डेट मीन्स फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट। दुनिया भर के अंदर अलग अलग तरीके की सरकार पाई जाती है। कहीं पे दोस्त पूरे देश को एक ही सरकार चला रही होती है, कहीं पे पूरे देश को एक नहीं बल्कि एक से अनेक लेवल पे सरकारें होती है जो चला रही होती है। मैं एग्जांपल दूंगा दोस्त आप सभी को चाइना का। चाइना के अंदर सिर्फ एक ही गवर्नमेंट है जो पूरे देश को चला रही है ना। शी जिनपिंग पूरे देश का राष्ट्रपति है, सिर्फ वही चलाता है। ऐसा नहीं कोई स्टेट में अलग गवर्नमेंट ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है दोस्त। एंड अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया के अंदर मोदी गवर्नमेंट हो गया, यानी सेंट्रल लेवल पे गवर्नमेंट। और वैसे ही स्टेट गवर्नमेंट पे अलग अलग स्टेट में अलग अलग गवर्नमेंट है, ठीक है। तो जो भी छोटे छोटे स्टेट हैं उनके अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट अगर पूरा कानून चला रही है, पूरा देश चला रही है, तो वो चल सकता है इजीली। लेकिन जो बड़े बड़े स्टेट है, बड़े बड़े राज्य हैं, वहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ साथ स्टेट गवर्नमेंट, स्टेट के बाद लोकल गवर्नमेंट होना जरूरी है, ताकि शासन को सही से चलाया जा सके। इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको पहले कुछ प्रिंसिपल पहले ही बता दूं, ताकि ड्यूरिंग द चैप्टर्स जब मैं आपको समझा रहा हूँ तो सारे कंसेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे। तो आई होप आपको दोस्तों ये समझ में आ गया कि आप जो हम करने जा रहे हैं, चैप्टर हमारा फर्स्ट है एकात्मक एवं संघात्मक सरकारें, यानी कि फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट। कि गवर्नमेंट पूरी दुनिया के अंदर कौन सी है, एंड अगर इंडिया में कौन सी है, अमेरिका में कौन सा है ना, देश पूरी दुनिया में कितने प्रकार के दोस्त सरकार पाए जाते हैं। तो देखेंगे हम तो 2 ही प्रकार के गवर्नमेंट है, एक होती है यूनिटरी, एक होती है फेडरल सिस्टम। तो यूनिटरी और फेडरल यानी कि एकात्मक और संघात्मक का मतलब समझ में आ जाएगा हमें। बच्चे अगर हिंदी मीडियम में है तो वो भी समझ जाएंगे, इंग्लिश मीडियम में है वो भी समझ जाएंगे, पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स अगर आपने आज तक नहीं पढ़ा तो वो भी समझ जाएंगे। इतना दोस्त इसी तरीके से बताने जा रहा हूँ आप सभी को। तो पहले कुछ टर्म्स है, पहले आपको मैं वो समझा दूँ दोस्त। पहले सरकार किसे कहते हैं, मुझे आप पहले ये बताइए, ज़रा सोचिए गवर्नमेंट का मतलब क्या होता है। जल्दी से दोस्तों, जल्दी से, गवर्नमेंट का मतलब क्या होता है। गवर्नमेंट का मतलब ये होता है कि जो एक फिक्स बाउंड्री के अंदर एक लोगों पे शासन करे। मैं एग्जांपल देकर समझाता हूँ दोस्तों। मान लो कि ये फिक्स बाउंड्री है और इस फिक्स बाउंड्री के अंदर एक ऐसे लोगों का समूह जिनको लोगों ने ही चुना है अपने ऊपर शासन करने के लिए, दैट इज नोन एज गवर्नमेंट। सबसे ईजी दोस्तों, बहुत ईजी, बहुत आसान डेफिनेशन आपको दे रहा हूँ। लोगों ने एक ऐसे लोगों के समूह को चुना जो उनके ऊपर शासन करे, क्योंकि लोग खुद तो शासन चला नहीं सकते क्योंकि बहुत बड़ी पॉपुलेशन है, इसलिए इन लोगों ने गवर्नमेंट को चुना। अब यही दोस्तों सरकार एक फिक्स बाउंड्री के अंदर क्या करती है, अपनी सरकार चलाती है, लोगों के लिए कानून बनाती है, हेल्थ पे एंड डिफेंस पे, चाहे एजुकेशन पे, जो भी होता है लोगों की भलाई के लिए, यानी कि सारा जिम्मा इस सरकार का है। तो इसी को हम सरकार कहते हैं, ठीक है, जो फिक्स बाउंड्री के अंदर काम कर रही होती है। अब जिसको हमने फिक्स बाउंड्री कहा है, ये देखिए, जिसको हमने मान लो एक फिक्स बाउंड्री क्या है। फिक्स बाउंड्री का मतलब मतलब कि एक रेखा है, सीमा रेखा है, कह सकते हो उस देश का बॉर्डर कह लो आप। हमारे देश का बॉर्डर है, सभी देश का अपना अपना एक बॉर्डर होता है, तो एक मान लो इस देश का बॉर्डर कह लो आप, ठीक है। तो इस बॉर्डर के भीतर ही ये सरकार काम कर रही होती है। तो इसी हिसाब से दुनिया भर के अंदर दोस्तों काफ़ी सारे देश हैं, तो सभी देशों का अपना अपना बॉर्डर है और उस देश के अंदर गवर्नमेंट काम करती है। तो गवर्नमेंट वो कितने टाइप्स की होती है, बेसिकली दोस्त हमारे चैप्टर का मतलब ही ये है, क्योंकि यूनिटरी और फेडरल
एकात्मक और संघात्मक यानी संघीय व्यवस्था को समझना है हमें। इसलिए दोस्त आई होप आपको सरकार का मतलब समझ में आ गया। अब सरकार का मतलब समझ में आ गया तो यहाँ पे 2-3 टर्म्स और हैं, आपको वो भी समझा देता हूँ जल्दी से मैं। अभी मैंने आपको बताया ये फिक्स बाउंड्री है, इसके अंदर गवर्नमेंट काम करती है। अब दोस्तों इस फिक्स बाउंड्री के अंदर सरकार काम कैसे करती है? क्या एक लेवल की सरकार यानी कि एक ही लेवल पे गवर्नमेंट काम करती है, या 2 लेवल पे, या 3 लेवल पे? अब इसको जरा समझते हैं हम। मान लो ये एक ऐसा देश है जो बहुत छोटा कंट्री है, बहुत छोटा सा देश है, तो इसके अंदर 2-3 सरकार का होने का कोई मतलब ही नहीं है, एक ही सरकार पूरे देश को चला लेगी। ठीक है, तो यहाँ पे जो सरकार पूरे देश को चला लेगी उसको कहेंगे हम केंद्रीय सरकार। उसको दोस्तों क्या कहेंगे हम? केंद्रीय सरकार यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट। इंग्लिश में दोस्तों इसको हम सेंट्रलाइजेशन भी कहते हैं, केंद्रीयकरण भी कहते हैं। क्या कहते हैं? केंद्रीयकरण, सेंट्रलाइजेशन, यानी कि सारी पावर एक ही गवर्नमेंट के हाथ में होगी और यही गवर्नमेंट पूरे देश को चलाएगी। इसी को दोस्तों हम यूनिटरी सिस्टम के नाम से भी जानते हैं। यूनिटरी सिस्टम दैट मीन्स एकात्मक शासन प्रणाली, यानी कि जो वर्ड है हमारा सिलेबस के अंदर जो फर्स्ट चैप्टर है एकात्मक वर्ड, इसका मतलब आपको समझ में आ गया कि पूरे देश को जब एक ही सरकार यानी कि सारी पावर एक ही गवर्नमेंट के हाथ में है, वो है सेंट्रल गवर्नमेंट जो पूरे देश को चला रही है। क्लियर है दोस्त? इसको बोलते हैं हम एकात्मक शासन व्यवस्था, दैट मीन्स है यूनिटरी सिस्टम। चलिए, तो यहाँ पे आपको क्लियर समझ में आ गया। अब एक एग्जाम्पल मैं और लेता हूँ। मान लो ये तो एक छोटा सा कंट्री था और यहाँ पे ज़्यादा गवर्नमेंट होने की जरूरत भी नहीं थी, एक ही गवर्नमेंट सब कुछ संभाल लेगी। लेकिन एक एग्जांपल अगर मैं और लूँ, मान लो एक कंट्री और है, मैं दोस्तों इसको यहाँ पे रफ कर देता हूँ। ठीक है, और मान लो एक कंट्री और है और वो कंट्री साइज़ में काफ़ी बड़ा है ना, वो कंट्री साइज़ में काफ़ी बड़ा है, यानी कि बहुत बड़ा कंट्री है ये। अब जरा खुद से सोच के देखो, क्या इसके अंदर सिर्फ एक ही गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट होगी उस सबसे ऊपर, यानी जो गवर्नमेंट है सेंट्रल गवर्नमेंट, क्या इस गवर्नमेंट से पूरा कंट्री चल पाएगा? क्योंकि इस कोने में क्या हो रहा है, इस कोने में क्या हो रहा है, इस कोने में किस तरीके के लोग रहते हैं, इनके नीड्स को ये गवर्नमेंट सही से नहीं समझ पाएगी, कनेक्टिविटी सही से नहीं हो पाएगी। इसलिए अब क्या होगा, अब यहाँ पे सिस्टम आएगा फेडरलिज्म का। फेडरलिज्म का मतलब ही होता है शक्तियों को एक नहीं बल्कि 2 या 3 लेवल पे डिस्ट्रीब्यूट कर देना, पावर को बांट देना। दोस्त क्लास हम एक एग्जाम्पल समझते हैं। मान लो कि जब एक ही क्लास के अंदर बच्चों को पढ़ाना होता है, मान लो 30 बच्चे हैं क्लास के अंदर और इन बच्चों को पढ़ाना है, तो एक टीचर इनफ है। हम भी तो गवर्नमेंट स्कूल से पढ़कर आए हैं, एक मैडम होती थी, एक टीचर होते, एक सर हुआ करते थे और फिर 30 बच्चों को बैठा के पढ़ा लिया करते थे। लेकिन जब किसी बड़े ग्राउंड में दोस्त कभी कभार बच्चों को पढ़ाना होता था, ये ना एक बहुत अच्छे से, मतलब कि मान लो कि सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी, तीनों सेक्शन एक साथ ही बैठा करती थी, तो उस टाइम एक टीचर की बस की नहीं है। टीचर यहाँ पढ़ा रहा है तो बच्चे उधर से उंगल कर रहे होंगे, वहाँ पढ़ा रहे हैं तो उधर से बच्चे उंगल कर रहे होंगे, तो दिक्कत हो जाएगी भाई ऐसे में। तो अब टीचर को क्या होगा कि 30 जगह दोस्त अगर 90 बच्चे पढ़ रहे हैं तो सेम अब क्या होगा, अब दोस्तों टीचर की क्वांटिटी भी बढ़ानी पड़ेगी। मान लो अब एक टीचर है, 90 बच्चे हो गए, तो भाई अब 3 टीचर कर देते हैं ताकि 3 टीचर मिलकर पूरे बच्चों को संभाल लेंगे, अब कोई उधर से उंगल बुंगल नहीं करेगा। समझ में आया दोस्त मैं कहना क्या चाहता हूँ? सेम इसी तरीके से जब देश छोटा था तो एक ही गवर्नमेंट पूरे देश को चला रही थी, लेकिन जब देश बड़ा है तो उस देश के अंदर एक ही गवर्नमेंट से पूरा देश नहीं चलेगा, दैट मीन्स सेंट्रल गवर्नमेंट सब कुछ नहीं संभाल पाएगी। अब क्या होगा, पूरे देश को छोटे छोटे यूनिट्स में डिवाइड किया जाएगा, छोटे छोटे यूनिट्स में। यूनिट्स का मतलब होता है इकाई, और इस इकाई को हम पॉलिटिकल साइंस के अंदर हम यूनिट्स ही कहते हैं, यानी यूनियन भी कह सकते हैं। लेकिन हमने अपनी कन्वेंस, अपनी सुविधा के लिए दुनिया भर के अंदर इनको स्टेट्स कहा जाता है। तो अब क्या कर दिया हमने, अपनी कन्वेंस के लिए, अपनी सुविधा के लिए पूरे देश के अंदर छोटे छोटे स्टेट बना दिए। अब हमने ये कहा कि इस स्टेट के अंदर एक गवर्नमेंट बनेगी, इस स्टेट के अंदर एक गवर्नमेंट बनेगी, इसके अंदर एक, यानी कि सभी स्टेट के अंदर एक एक गवर्नमेंट बनेगी, जिसको हम स्टेट गवर्नमेंट कहेंगे। और हर एक स्टेट के अंदर जो एक गवर्नमेंट बनेगी जिसको हम चीफ मिनिस्टर कहेंगे, और ये चीफ मिनिस्टर अपने स्टेट के अंदर कानून व्यवस्था देखेगा, ये अपने अंदर देखेगा, यानी कि सभी राज्य के अंदर एक मुख्यमंत्री, एक चीफ मिनिस्टर होगा, जो उस राज्य का मुखिया, उस राज्य का चीफ होगा, जो उस राज्य को देखेगा। अब क्या होगा दोस्त, इस सभी राज्यों को तो वो देख ही रहा है, राज्य का जो मुख्यमंत्री है, और ये जो सेंट्रल गवर्नमेंट है इन सभी राज्यों पे नजर बना के रखेगी। अब आया आपको समझ में दोस्त, कितना आसान हो गया ये। सेंट्रल गवर्नमेंट यानी कि जो पूरा काम अभी अकेले कर रही थी छोटे कंट्री के अंदर, अब बड़े कंट्री में क्या होगा,
पावर्स को सेंट्रल गवर्नमेंट के पास भी रखा गया और जो संविधान ने पावर को यानी जो कॉन्स्टिट्यूशन है देश का उसने और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में बांट दिया। तो इस तरीके से फेडरल सिस्टम यानी कि संघीय व्यवस्था का मतलब ये होता है जब पावर को संघीय व्यवस्था का मतलब क्या होता है, यानी फेडरल सिस्टम का मतलब जब पावर को एक नहीं एक से अधिक लेवल पे डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाए। क्या कर दिया जाए? पावर को बांट दिया जाए। जैसे मैं एग्जांपल देता हूं आप सभी को, इंडिया की एग्जांपल लूँ मैं। इंडिया एक फेडरल कंट्री है, यहाँ पे दो सबसे ऊपर सेंट्रल गवर्नमेंट है, केंद्रीय सरकार, मोदी सरकार जो पूरे देश की सरकार है। फिर ये दोस्त स्टेट गवर्नमेंट जो 28 स्टेट्स के अंदर, जम्मू कश्मीर का मामला हटा दिया हम तो, अब तो दोस्तों सभी स्टेट में ही है, ठीक है। तो उन सभी स्टेट के अंदर क्या है दोस्त, अलग अलग गवर्नमेंट है और अलग गवर्नमेंट चलती है। और सबसे नीचे देखा जाए तो भारत के अंदर 3 लेवल पे गवर्नमेंट काम करी, तो 3 टायर सिस्टम है। इन 3 टायर सिस्टम के ऊपर देखा जाए तो दोस्त यहाँ पे क्या है, लोकल गवर्नमेंट। लोकल गवर्नमेंट का मतलब होता है पंचायती राज व्यवस्था। तो भारत में पंचायत की भी व्यवस्था है। दुनिया भर के और देशों के अंदर इसको सामुदायिक सरकार कहा जाता है, कहीं कहीं पे किसी और नाम से जाना जाता है। अगर कोई कंट्री 3rd लेवल का गवर्नमेंट वहाँ पे नहीं है तो 2 ही लेवल पे काम चल जाता है। लेकिन फेडरलिज्म का मतलब ये होता है कि गवर्नमेंट एक नहीं एक से अधिक लेवल पे होनी चाहिए, ठीक है। तो मान लो कि 2 लेवल पे सेंटर पे भी है और स्टेट लेवल पे भी है, तो वो भी कंट्री फेडरल कंट्री कहलाएगा, वो भी कंट्री संघीय व्यवस्था कहलाएगा। क्लियर है? तो आई होप आपको ये समझ में आ गया कि यूनिटरी सिस्टम और फेडरल सिस्टम किससे कहा जाता है। मैं आपको रिवाइज करवा दूँ एक बार। देखिए दोस्तों, जब पूरे देश का शासन किसी एक व्यक्ति के हाथ में होगा तो उसको कहेंगे यूनिटरी सिस्टम, यानी कि एकात्मक शासन। एक बंदा पूरे देश को चला रहा होगा, सारी पावर उसके हाथ में होगी। जब हम कहेंगे संघात्मक यानी कि फेडरल सिस्टम उस कंट्री को जब उस देश को चलाने के लिए एक नहीं बल्कि 2 या 2 से अधिक लेवल पे गवर्नमेंट काम कर रही होगी, जैसे कि सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट। इंडिया की बात करें हम, एंड जितने भी तमाम कंट्री देखो, अमेरिका हो गया, कनाडा हो गया, इन सब के अंदर सेंट्रल स्टेट सब जगह पावर डिस्ट्रीब्यूट कर दी गई। लेकिन दोस्तों ये जो पावर होती है ये कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा दी जाती है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि यूनिटरी और फेडरल सिस्टम में क्या डिफरेंस है और यूनिटरी और फेडरल सिस्टम क्या है। अब इसी के साथ दोस्तों हम पढ़ने जा रहे हैं अपना यूनिटरी और फेडरल सिस्टम। ये अभी तक जो मैंने आपको समझाया दोस्त, ये टोटली एक इंट्रोडक्शन का पार्ट था इस वीडियो का, ताकि ये पूरी वीडियो आपको ईजिली वे में समझ में आ सके। तो संघात्मक और एकात्मक शासन का मतलब ये होता है, या हम किस कंट्री को संघात्मक और किस कंट्री को एकात्मक कहेंगे, है ना, ये कैसे हमें पता चलेगा दोस्त। दुनिया भर के जब मैप में देखते हैं हम तो काफ़ी सारे देश हैं, कई कंट्री छोटे भी हैं, कई कंट्री बड़े भी हैं। इन छोटे कंट्रियों में शासन कोई एक ही व्यक्ति कर रहा होता है जो पूरे देश को चला रहा होता है, एंड बड़ी कंट्रियों में शासन सेंट्रल और स्टेट लेवल पे हो रही होती है। तो संविधान के द्वारा यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा जब पावर्स को इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट किया जाए, जब पावर को इस तरीके से बांटा जाए, जब एक देश का शासन मतलब कि एक शासन जो है वो एक ही व्यक्ति के पूरे हाथ में दे दी गई हो और शक्तियों का मालिक सिर्फ वही है। जैसे चाइना देख लो, शी जिनपिंग वहाँ के राष्ट्रपति है, पूरे देश का मालिक वही बैठा पड़ा है। शी जिनपिंग है, फादर ऑफ कोरोना, भूल गए क्या उसको। पूरे देश का शासन दोस्तों वही चला रहे हैं। ब्रिटेन हो गया एकात्मक शासन व्यवस्था वहाँ पे, तो फ्रांस हो गया दोस्तों एकात्मक शासन व्यवस्था वहाँ पे, यूनिटरी सिस्टम। तो इस तरीके से ऐसे कंट्री जहाँ पे फेडरल सिस्टम है वहाँ पे दोस्तों क्या होगा, शक्तियों का बंटवारा होगा। लेकिन जहाँ पे यूनिटरी सिस्टम में एकात्मक शासन है वहाँ पे शक्तियाँ एक के ही हाथ में होगी। तो हम ऐसा इस तरीके से कैटेगराइज करते हैं कि उस देश के अंदर शक्तियाँ यानी कि डिस्ट्रीब्यूट है, पावर डिस्ट्रीब्यूट है या नहीं है, ठीक है। चलिए दोस्तों, अब हम समझते हैं अपने इस चैप्टर को, यानी कि सबसे पहला पॉइंट है हमारा यूनिटरी गवर्नेंस, मीनिंग एंड डेफिनेशन। एकात्मक शासन का मतलब क्या होता है पहले हम ये समझते हैं, फिर हम समझेंगे संघात्मक शासन का मतलब क्या होता है। हम दोनों को अलग अलग तरीके से समझते हैं, टॉपिक इजीली समझ में आ जाएगा। देखिए, ये एक बंदा है और इसके अंदर मैंने आपको बताया था ना दोस्त कि एकात्मक शासन के अंदर सारी पावर एक ही बंदे के पास में है, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। अब इसके पास जितने भी मान लो उस देश के अंदर कोई स्टेट भी है तो उस स्टेट को जो पावर है उस सेंट्रल गवर्नमेंट से मिली हुई है। तो जब पावर कोई सरकार से नीचे वाले गवर्नमेंट को मिलती है तो उस पावर को हम पावर नहीं कहते हैं, क्योंकि यही गवर्नमेंट दोस्त कठपुतली की तरह इनके ऊपर अपना कंट्रोल बना कर रखती है। लेकिन फेडरल सिस्टम ऐसा नहीं होता। फेडरल सिस्टम क्या होता है, पावर सीधे संविधान कॉन्स्टिट्यूशन से मिलती है। तो जो पावर कॉन्स्टिट्यूशन ने दिया है दोस्त, वो पावर कभी छीनी नहीं जा सकती और ना ही वो पावर किसी के अंडर में आता है। वो संविधान ने दिया है, तो अपने अपने लेवल पे टोटली इंडिपेंडेंट होते हैं काम करने के लिए। जैसे इंडिया में दोस्त सेंट्रल गवर्नमेंट इंडिपेंडेंट है, स्टेट गवर्नमेंट भी दोस्तों अपने किस हद तक वो इंडिपेंडेंट है काम करने के लिए, ठीक है।
चलिए यहाँ पे आपको ये समझ में आ गया। तो इस बंदे को देखो दोस्त, मान लो यहाँ पे ये यूनिटरी सिस्टम है, मैं क्योंकि हम अभी पढ़ने जा रहे हैं यूनिटरी सिस्टम, एकात्मक शासन, क्योंकि पावर सिर्फ एक के ही हाथ में हुआ। मान लो दोस्त ये आदमी सेंट्रल गवर्नमेंट है, ठीक है, और जो छोटे छोटे जो भी उस देश में स्टेट है ना, उन स्टेट को भी दोस्त जो रेगुलेट किया जाता है वो इसके द्वारा ही किया जाता है। तो यहाँ पे इस कठपुतली के द्वारा, इस धागे के द्वारा ये दर्शाया जा रहा है कि यहाँ पे यूनिटरी सिस्टम के अंदर एक ही इंसान होगा, एक ही इंसान की सरकार होगी जो पूरे देश को चला रही होगी। क्लियर है यहाँ पे। एंड अगर देखा जाए कुछ एग्जाम्पल के लिए कि ऐसे दुनिया में कौन से देश हैं जहाँ पे यूनिटरी सिस्टम पाया जाता है, जहाँ पे एकात्मक शासन है, जहाँ पे एक ही तरह की गवर्नमेंट है जो पूरे देश को चला रही होती है। इसमें दोस्त सबसे पहला फ्रांस का नाम आता है, यूनाइटेड किंगडम यानी कि ब्रिटेन का नाम आता है, चाइना का नाम आता है एंड बेल्जियम का नाम आता है। तो दोस्त ये नाम आपको ध्यान रखना है यहाँ पे यूनिटरी सिस्टम। तो जो आज की जो वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं एकात्मक शासन, वो इन देशों की ही बात होगी, यहाँ पे यूनिटरी सिस्टम पाया जाता है। तो दोस्त सबसे पहले CF स्ट्रोंग के अनुसार, देखो जब भी एग्जाम के अंदर आप टॉपिक को जब प्रेजेंट कर रहे होगे, आंसर जब आप लिख रहे होगे, तो याद रखना दोस्त इस वीडियो के अंदर, ठीक है, इस वीडियो के अंदर दोस्त मैंने आपको बताया है कि आंसर को कैसे लिखते हैं। अब आपको पता चल जाएगा कि आंसर कैसे लिखते हैं इस वीडियो को देखने के बाद, तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में उसमें देख लेना आप, ठीक है। जब भी आप आंसर को प्रेजेंट कर रहे होगे तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन लिखना होता है। अभी तक दोस्तों जो मैंने आपको समझाया वो मैंने आपको इंट्रोडक्शन समझाया, एक परिचय के रूप में समझाया है टॉपिक के बारे में। अब आपको स्ट्रोंगली तरीके से जो थिंकर के व्यूज़ हैं, यानी कि यूनिटरी सिस्टम क्या होता है, इसके ऊपर अलग अलग पॉलिटिकल थिंकर्स ने अपने विचार दिए हैं कि भाई पॉलिटिकल साइंस के अंदर जो यूनिटरी सिस्टम का मतलब ये होता है। तो जिनमें सबसे पहला नाम इनका है। तो आपको भी दोस्त अपने इनके व्यूज़ लिखने होते हैं। अपने आप व्यूज़ आपने लिख दिए तो मार्क्स काट लिए जाते हैं, मार्क्स नहीं मिलते। अगर आपने थिंकर के व्यूज़ लिख लिए तो बहुत अच्छे आपको मार्क्स मिलते हैं। तो याद रखना, इनके स्टेटमेंट को आपको अच्छे तरीके से याद करना पड़ेगा, क्योंकि आप टॉपिक को तो समझ जाओगे लेकिन स्टेटमेंट को थोड़ा सा याद करना पड़ता है इनका। बाकी दोस्त जो वर्ड है तो ये मैं आपको समझा नहीं पा रहा हूँ। देखिए दोस्त, इनका नाम है CF स्ट्रोंग के अनुसार, अकॉर्डिंग टू CF स्ट्रोंग। हिंदी मीडियम वाले यहाँ, इंग्लिश मीडियम वाले यहाँ पे देख के चलें। एकात्मक शासन में केंद्रीय सरकार सर्वोच्च होती है। दैट मीन्स इन यूनिटरी गवर्नमेंट द सेंट्रल गवर्नमेंट इज सुप्रीम, ठीक है, वो सबसे ऊपर होती है। उनके अंडर जो भी निचली लेवल की गवर्नमेंट है वो उनके अंडर में ही काम कर रही होती है, यानी कि वो इंडिपेंडेंट नहीं होती। संपूर्ण शासन एक केंद्रीय सरकार के अंडर में होता है, यानी कि जितना पूरी जो सरकार होती है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में ही काम कर रही होती है, ठीक है। यूनिटरी सिस्टम की बात कर रहे हैं हम। और इसके और यानी कि है ना, और उसके अधीन होती है, यानी कि उसके अंडर काम कर रही होती है। और जो उसके अंडर जो भी क्षेत्रीय प्रशासन कार्य करते हैं उसकी शक्तियाँ उसे केंद्र सरकार के द्वारा ही प्राप्त होती है। तो केंद्र सरकार का ही उस पर कंट्रोल होता है, वो अपनी मर्जी से कुछ भी नहीं कर सकते। जो भी उनको करना होगा सेंट्रल गवर्नमेंट की पहले सहमति लेनी होगी। ये दोस्तों का है किसने, CF स्ट्रोंग के द्वारा। क्लियर है। नेक्स्ट थिंग है हमारे पास फाइनर के अनुसार, अकॉर्डिंग टू फाइनर। एकात्मक शासन वह शासन है जिसमें संपूर्ण सत्ता मतलब अथॉरिटी, जैसे कि पार्लियामेंट हो गया, दो जुडिशरी हो गई है ना, एंड पॉलिटिकल पार्टी, पूरी सत्ता जो है, पूरी सत्ता, ठीक है, अथॉरिटी। जो डिपार्टमेंट्स होते हैं, अलग अलग विभाग होते हैं, डिपार्टमेंट्स, चाहे जो हेल्थ का, जो स्वास्थ्य का मामला देखता है, जो सुरक्षा के मामला देख रहा होता है, डिपार्टमेंट्स, ठीक है। शक्ति केंद्र के पास होती है, यानी पूरी अथॉरिटी और सभी पावर्स सेंट्रल गवर्नमेंट के पास होती है। मैं एग्जांपल के लिए बताऊं तो उस देश के अंदर सिर्फ एक ही गवर्नमेंट होगी और उसी गवर्नमेंट के पास पूरे देश की पावर होगी, जिसकी इच्छा एवं अभिकरण पूर्ण क्षेत्र पर, यानी कि जो उस देश के अंदर जितने भी पार्ट्स हैं उस देश के, उन सभी के ऊपर लागू होता है और सभी उसको मानेंगे भी। उस देश के जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो उसको मानेंगे भी, ठीक है। चलिए दोस्त, एंड इसके बाद देखेंगे गार्नर के अनुसार। गार्नर की बात करें हम तो एकात्मक शासन का वह रूप है जिसमें शासन की सर्वोच्च शक्ति संविधान के माध्यम से एक केंद्रीय सरकार को प्राप्त होती है। दैट मीन्स संघात्मक शासन की जगह हम एकात्मक शासन की जब बात करते हैं हम, तो एकात्मक शासन में संविधान के द्वारा ही, किसके द्वारा, कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा ही क्या किया जाता है, संविधान सारी पावर्स को सिर्फ एक ही गवर्नमेंट को सौंप देता है, जिसका नाम होता है सेंट्रल गवर्नमेंट। जो संविधान ने दिया है तो इसका मतलब है कि सेंट्रल गवर्नमेंट पावरफुल होती है यहाँ पे, क्योंकि ये कंट्री काफ़ी छोटे छोटे होते हैं। क्योंकि हम देखा दोस्त, बेल्जियम देखा हमने, बेल्जियम की दोस्तों आबादी भारत के हरियाणा जितनी है, जरा सोच के देखो आप। केंद्र एवं स्थानीय सरकार के बीच संवैधानिक शक्ति का विभाजन नहीं होता है, यानी कि अभी एग्जांपल दिया मैंने आपको कि फेडरल सिस्टम के शक्तियों का बांट दिया जाता है, लेकिन यूनिटरी सिस्टम के अंदर क्या होता है, एकात्मक शासन में सेंट्रल गवर्नमेंट ही सिर्फ होती है। स्टेट गवर्नमेंट होती भी है तो उनके पास पावर्स नहीं होता है, ठीक है, पावर डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया जाता है, विभाजन बंटवारा नहीं किया जाता है। केंद्र सरकार से ही स्थानीय सरकारों को शक्ति प्राप्त होती है
ठीक है दोस्तों, यही चीज़ आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, यानी कि जो नेक्स्ट थिंकर हमारे पास वो है डाइसी के अनुसार, अकॉर्डिंग टू डाइसी एकात्मक सरकार में कानून बनाने की समस्त शक्तियाँ केंद्रीय सत्ता के हाथों में निवास करती है, यानी कि इनके हाथों में ही होती है, जो करना है यही करेंगे। विलोबी क्या कहते हैं, एकात्मक शासन में सरकार के संपूर्ण अधिकार मौलिक रूप से एक केंद्रीय सरकार में निहित होती है। जो भी थिंकर दोस्तों बोल रहे हैं वो यही कह रहे हैं कि सारी पावर सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में होती है, स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में काम करती है। स्टेट गवर्नमेंट इतनी इंडिपेंडेंट नहीं होती कि वो सारे कानून खुद से ही बना ले, वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में काम करती है, इसलिए सेंट्रल गवर्नमेंट की सहमति लेना होता है और सेंट्रल गवर्नमेंट ही सारा काम करती है। ठीक है, केंद्रीय सरकार अपनी इच्छा अनुसार शक्तियों का वितरण इकाइयों में करती है, यानी कि जो मान लो कि किसी को कितनी शक्तियाँ देनी है, किसी को कितनी शक्तियाँ नहीं देनी है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड करती है। यानी कह सकते हो कि यहाँ पे सब कुछ एक ही बंदे के हाथ में सब कुछ है। ठीक है, अब हम बात करते हैं फीचर्स ऑफ यूनिटरी गवर्नमेंट्स, यानी कि एकात्मक शासन की क्या क्या विशेषताएं हैं, एक जो यूनिटरी गवर्नमेंट है उसकी क्या क्या खास बात है ना। यूनिटरी सिस्टम यानी कि एकात्मक शासन में क्या क्या होता है। चलिए मैं आपको पॉइंट्स में बता रहा हूँ, तो आप पॉइंट्स को प्लीज़ याद करना, ताकि आप टॉपिक तो अंदर तो अपने आप बना के लिख दोगे। देखिए दोस्तों, सबसे पहला पॉइंट है शासन की पूर्ण शक्ति केंद्र में निहित है। अब इस पॉइंट से आपको समझ में आ रहा है कि जो फुल पावर है गवर्नमेंट की वो किस में होती है, वो सेंटर में होती है, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट के पास सारा होता है। मान लो कि एक देश है, इस देश के अंदर जो गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट है उसी के पास सारी पावर है और पूरे इस देश को चलाएगी वो। ठीक है, एक ही गवर्नमेंट के पास पूरे पावर का होना। अब डिफेंस में क्या करना है दोस्त, है ना, अब डिफेंस का काम क्या करना है, हेल्थ का क्या करना है, एजुकेशन पे क्या करना है, कौन सी कानून बनाना है, कौन सी नीतियाँ लागू करनी है, क्या नहीं करना, क्या नहीं करना, ये सारा जो डिसाइड करता है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। ठीक है, तो सारी पावर किसके पास होती है, केंद्र सरकार के पास होती है। सेकंड पॉइंट है इकहरी नागरिकता। इकहरी नागरिकता का मतलब होता है सिंगल सिटीजनशिप। अब यहाँ पे दोस्त एक कंट्री है, इस कंट्री के अंदर जो भी इंसान रह रहा है वो सेंटर की सिटीजनशिप लेता है, यानी कि केंद्र सरकार की नागरिकता होती है उसके पास। दैट मीन्स मान लो कि इस देश के अंदर छोटे छोटे बेशक राज्य भी हैं, छोटे यूनिट्स भी बने हुए हैं, लेकिन इन छोटे छोटे राज्यों में जो भी इंसान रह रहे हैं उनकी नागरिकता उस स्टेट की नहीं है, बल्कि उस देश की सरकार की जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसकी नागरिकता है। तो वो उस स्टेट के नागरिक नहीं कहलाएंगे, वो उस देश का नागरिक कहलाएंगे। पे कि इकहरी नागरिकता का मतलब ये होता है कि सिटीजनशिप जो मिली गई है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में मिली हुई है, स्टेट गवर्नमेंट से कोई मतलब ही नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास एक संविधान। जो भी यूनिटरी सिस्टम होगा, जहाँ पे भी एकात्मक शासन होगा, वहाँ पे सिर्फ एक ही संविधान होगा, राज्य का कोई संविधान नहीं होगा। तो आप भी बोलोगे कि फेडरल सिस्टम यानी कि जो संघात्मक व्यवस्था है वहाँ पे भी तो एक ही संविधान होता है। नहीं मेरे दोस्त, यहाँ पे एक से अलग अलग किसी राज्य में एक अलग संविधान हो भी सकता है। मैं एग्जाम्पल भारत के देता हूँ। भारत में दोस्त सभी का एक ही संविधान है, लेकिन एक्सेप्ट जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू कश्मीर के अंदर दोस्त एक अलग संविधान हुआ करता था, जिसको 5 अगस्त 2019 को समाप्त कर दिया गया। और दोस्त अगर देखा जाए तो भारत के अंदर ये अलग सिस्टम था, यानी कि एक अलग गवर्नमेंट की अलग संविधान थी, ऐसा हो सकता है। ठीक है, यानी अलग कानून बना दिया जाए तो। और देखा जाए अक्सर अमेरिका के अंदर दोस्तों, अमेरिका में भी संघवाद है ना, फेडरल सिस्टम है। टोटल 50 राज्य अमेरिका में दोस्त। अमेरिका में दोस्त सेंट्रल गवर्नमेंट के पास तो पावर है ही है और उनकी सिटीजनशिप है, लेकिन जो 50 राज्य हैं सभी राज्यों की एक अलग अलग संविधान है। यानी कि अमेरिका का पूरा एक संविधान और सभी 50 राज्यों का एक एक संविधान, यानी कि अमेरिका में टोटल 51 कॉन्स्टिट्यूशन है। सभी राज्यों का एक संविधान तो 50 संविधान हो गया, क्योंकि 50 राज्य हैं वहाँ पे, और एक पूरे अमेरिका का संविधान तो एक, यानी 51 कॉन्स्टिट्यूशन है। ये देखिए भाई, ये कैसा बवाल है। तो फेडरल सिस्टम ऐसा हो सकता है, लेकिन जो यूनिटरी गवर्नमेंट होगी, जहाँ पे एकात्मक शासन होगा, वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक ही संविधान होगी। क्लियर है। चलो अब हम बात करते हैं एडवांटेज ऑफ यूनिटरी गवर्नमेंट, यानी कि एकात्मक शासन व्यवस्था के गुण क्या है। एग्जाम में दोस्तों क्वेश्चन पूछा जाता है कि एकात्मक शासन व्यवस्था के गुण और दोष बताइए। तो पहले हम गुण यानी एडवांटेज की बात करते हैं, फिर हम डिसएडवांटेज की बात करेंगे। इसका दोस्त सबसे पहला पॉइंट है सिमिलैरिटीज एंड पावर इन गवर्नमेंट, यानी कि शासन में एक रूपता एवं शक्ति संपन्नता। इसका मतलब क्या हुआ दोस्त, पूरे देश के अंदर एक ही गवर्नमेंट होने की वजह से, यानी कि पूरे देश को एक ही गवर्नमेंट चला रही होती है, इसलिए शासन में एक रूपता पाया जाता है, यानी कि सिमिलैरिटी पाया जाता है। यानी कि जो भी कानून इस राज्य में हो या इस राज्य में होगा, इस राज्य में होगा, इस राज्य में होगा, वो यही गवर्नमेंट बनाएगी। तो इस वजह से सभी पूरे देश के अंदर एक ही कानून बनेगा, एक ही कानून लागू किया। जैसे भारत की बात करें तो यहाँ पे फेडरल सिस्टम है, एक संघीय व्यवस्था है, एक से अलग अलग सरकार लेवल है, 2-3 लेवल पर सरकार काम करती है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट दोस्तों अलग कानून बनाती है, तो स्टेट गवर्नमेंट अलग कानून बना रही होती है यहाँ पे, है ना। तो सभी राज्यों में इस पर वजह से अलग अलग कानून लागू हो जाता है। लेकिन जहाँ पे यूनिटरी सिस्टम होगा,
एकात्मक शासन, यहाँ पे एक ही शासन व्यवस्था होगा। वहाँ पे क्या होगा दोस्त, एक ही शासन व्यवस्था के कारण पूरे देश के अंदर एक रूपता पाया जाएगा, क्योंकि यही सेंट्रल गवर्नमेंट ही जो लागू करेगी, वो इस स्टेट में भी होगा, वो इस स्टेट में भी होगा, वही इस स्टेट में भी होगा। तो पूरे देश में एक ही कानून होगा, अलग अलग कानून तो होगा ही नहीं। इसलिए कहा जाता है सिमिलरिटी एंड पावर इन गवर्नमेंट, ठीक है। यानी कि शासन में एक रूपता व शक्ति संपन्नता, पूरी शक्ति उसी के पास है, इसलिए कोई स्टेट उस कानून को लागू करने से मना भी नहीं कर सकता, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास क्या है, राष्ट्रीय एकता में वृद्धि करता है। ये राष्ट्रीय एकता को बढ़ाता है ना दोस्त, ये यूनिटरी को बढ़ाता है, क्योंकि यूनिटरी सिस्टम है और आपस में जो एकता वो बनी रहती है। ऐसा क्यों, क्योंकि पूरे देश के अंदर दोस्त जो पावर है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के ही पास है, और जो भी कानून बनाया जाता है वो सेंट्रल गवर्नमेंट लागू करती है। इससे क्या होता है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट लागू किया वो सभी मानते भी हैं, और अलग अलग गवर्नमेंट लेवल पे दोस्तों गवर्नमेंट ना होने की वजह से कोई मतलब कि डिसबैलेंस भी नहीं होता, और लोग विद्रोह भी नहीं करते उसका, और आराम से शासन चलता रहता है। इसलिए उसमें यूनिटी पाया जाता है, एकता पाई जाती है, क्योंकि जो गवर्नमेंट कानून बनाती है वो पूरे देश की जनता को ध्यान में रख के बनाती है। क्लियर है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास, संकट काल के लिए उपयुक्त होता है ये। संकट काल का मतलब यहाँ पे क्या होगा, मान लो दोस्त एक ऐसा समय है जब अनसर्टेनिटी का माहौल बना हुआ है, और इस माहौल में क्या होगा, गवर्नमेंट यहाँ पे एक ही है, इसलिए कोई भी डिसीजन लेना है तो अपने आप ही गवर्नमेंट खुद से लेके इम्प्लीमेंट भी कर देगी। लेकिन मान लो कि गवर्नमेंट एक नहीं दो लेवल पे गवर्नमेंट है, तो पहले ये भी गवर्नमेंट लेगी, फिर इस गवर्नमेंट से आगे पूछेगी, फिर ये गवर्नमेंट सहमत होगी या नहीं होगी, फिर फाइनल डिसीजन लिया जाएगा। तो इसमें देरी हो जाता है। लेकिन जब यूनिटरी सिस्टम में जब एक ही शासन व्यवस्था है, जब एक ही गवर्नमेंट है, तो संकट काल चल रहा है, तो भाई अगर युद्ध हो रहा है, कोई बड़ी अनसर्टेनिटी का माहौल हो गया है, तो यही गवर्नमेंट जो भी डिसीजन लेगी सब फॉलो करेंगे उसको, ठीक है। तो क्या होता है, संकट काल के लिए ये सबसे अच्छा शासन माना जाता है, जहाँ पे किसी से कुछ पूछना नहीं, एक ही गवर्नमेंट है, जो भी फैसला लेना है ले लो भाई फटाफट धड़क्के से। नेक्स्ट है दोस्तों मितव्ययता। मितव्ययता का मतलब क्या होता है, ये दोस्तों वर्ड है। मित मतलब होता है फिजूल, व्ययता का मतलब होता है खर्चा, फिजूल खर्ची से बचा लेता है ये, ठीक है। जो फ्रेगलिटी है ये कैसे बचाता है, मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ। मान लो दोस्त हम यूनिटरी सिस्टम की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे पूरे देश के अंदर एक ही गवर्नमेंट है। अब एक ही गवर्नमेंट है तो एक ही जो भी पैसा खर्च होगा दोस्तों एक ही गवर्नमेंट के लेवल पे खर्च होगा, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जब फेडरल सिस्टम यानी संघात्मक शासन व्यवस्था होगा, संघीय शासन व्यवस्था होगा, वहाँ पे एक नहीं दोस्तों दो लेवल पे गवर्नमेंट होगी, दो नहीं या 3 लेवल पे गवर्नमेंट होगी, जिसको लोकल पंचायती व्यवस्था भी कहते हैं। तो तीनों ही लेवल पे अलग अलग गवर्नमेंट, अलग अलग सेशंस होते हैं, अलग अलग सरकार के लिए अलग अलग पैसे खर्च होते हैं, एम्प्लॉयज़ होते हैं, इससे दोस्त फिजूल खर्ची होता है। इसलिए यूनिटरी सिस्टम के अंदर जो पैसा होता है वो बच जाता है, इसका पैसा। क्लियर है, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट यानी कि एक ही तरह की गवर्नमेंट है, पूरे देश में एक ही तरह का शासन चल रहा होता है, तो इससे क्या होता है, पैसा दोस्तों बच रहा होता है यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, छोटे राज्यों के लिए काफ़ी उपयोगी होता है ये। बेल्जियम दोस्तों मैंने बताया कि बहुत छोटा सा है ये कंट्री, यूरोप का ही। अब इस कंट्री के लिए अलग अलग लेवल पे गवर्नमेंट होना क्या फ़ायदा है, इसलिए ऐसे कंट्री के लिए ये शासन सबसे उपयुक्त, सबसे यूजफुल शासन होगा, ठीक है। कि छोटे देश में एक ही शासन, एक ही गवर्नमेंट होगी तो दोस्तों सभी कानून अच्छे से बन पाएंगे, ये तरक्की देश बहुत जल्दी करेगा। लेकिन छोटा ही कंट्री है और वहाँ पे दोस्तों अलग अलग गवर्नमेंट है, अब ये गवर्नमेंट क्या कानून बनाएगी तो दोस्तों ये अड़ंगा डाल देगा, इससे बनाया तो ये अड़ंगा डाल देगा, तो अलग अलग लेवल गवर्नमेंट होने का मतलब है ही नहीं। कानून लेट से बनेगा, क्योंकि लोकतंत्र का पहिया और संघीय व्यवस्था का पहिया बहुत धीरे धीरे घूमता है, क्योंकि दोस्त जो निचले लेवल की गवर्नमेंट होती है वो अपना टांग अड़ा देती है भाई, इसलिए सही से पास नहीं हो पाता, वो इम्प्लीमेंट नहीं हो पाता। इसलिए फेडरल सिस्टम की जगह छोटे देशों के लिए यूनिटरी सिस्टम, डेट मीन्स एकात्मक शासन व्यवस्था, एक सरकार सबसे अच्छी सरकार, ठीक है। नेक्स्ट है नीति संबंधी निर्णय में एक रूपता, डेट मीन्स सिमिलरिटी पाया जाता है। ये एक कंट्री है भाई, इस कंट्री के अंदर यूनिटरी सिस्टम है, एक ही गवर्नमेंट काम कर रही है। अब पूरे देश के लिए जो भी डिसीजन लेना है वो इसी गवर्नमेंट को लेना है, किसी को दोस्त इससे पूछना तो है नहीं, क्योंकि पूरे देश में एक ही गवर्नमेंट है। अब पूरी जनता पे दोस्त ये जो कानून पास करेगी, पूरी पॉपुलेशन इस कानून को फॉलो भी करेगी, क्योंकि गवर्नमेंट तो एक ही लेवल पे, इसलिए इसको एकात्मक शासन व्यवस्था के लिए काफ़ी अच्छा माना जाता है, क्योंकि जो भी डिसीजन होगा वो जल्दी से जल्दी ले लिया जाएगा यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, आर्थिक विकास के लिए उपयुक्त होता है ये। हमारे में दोस्तों क्या होता है कि हमारे देश में फेडरल सिस्टम है, पूरे आए दिन दोस्तों चुनाव में ही लगे रहते हैं, चुनाव के प्रचार में लगे रहते हैं। कभी वहाँ चुनाव हो रहा है तो कभी अगले साल वहाँ चुनाव हो रहा है, अगले महीने वहाँ चुनाव हो रहा है, तो पूरे साल चुनाव में ही चला जाता है यहाँ पे, क्योंकि अलग अलग टाइम पे अलग अलग चुनाव इलेक्शन हो रहे होते हैं। कभी सेंट्रल गवर्नमेंट के, कभी स्टेट गवर्नमेंट के, कभी पंचायत के, कभी दोस्तों सरपंच के चुनाव हो रहे होते हैं। तो ऐसे में पूरा ध्यान चुनाव में ही रहता है। आर्थिक विकास कब होगा है, हम कब इंडस्ट्री पे ध्यान दें, कब मैन्युफैक्चर पे दोस्तों ध्यान देंगे, कब हम इंफ्रास्ट्रक्चर पे ध्यान दें, कब एजुकेशन, कब हेल्थ, कब डिफेंस पे ध्यान देंगे, नहीं हो पाता भाई, देश पीछे चला जाता है। क्यों भाई, देश भी तो काफ़ी बड़ा है हमारा, है ना। लेकिन जब छोटे कंट्री की बात करें तो वहाँ पे यूनिटरी सिस्टम है, एक ही शासन व्यवस्था, तो उस देश के अंदर एक ही सरकार का पूरे देश के लिए कानून बनाना है
तो आर्थिक विकास बहुत ईजी तरीके से हो जाता है, क्योंकि डिसीजन एक ही गवर्नमेंट को लेना है, किसी से पूछना है नहीं। और निचले लेवल पे कोई गवर्नमेंट काम कर नहीं रही, गवर्नमेंट काम कर भी रही है तो उनके को पास कोई पावर है नहीं, तो एकात्मक शासन व्यवस्था हुआ ना। अच्छा चलिए नेक्स्ट है सुदृढ़ अंतर्राष्ट्रीय स्थिति। सुदृढ़ मतलब होता है मजबूत, ठीक है, स्ट्रॉन्ग इंटरनेशनल पोजीशन, यानी कि इंटरनेशनल रिलेशन बना लेते हैं ये। कैसे, देखो एग्जांपल देता हूँ आप सभी को। अब मान लो दोस्त कि ये एक कंट्री है, इस कंट्री के अंदर यूनिटरी सिस्टम है, और इस कंट्री को, कंट्री ए को, जिसके अंदर यूनिटरी एकात्मक शासन है यानी कि एक ही सरकार है, इस कंट्री को दूसरे कंट्री के साथ अपना रिलेशन बनाना है और कोई डिसीजन लेना है, तो इस कंट्री को किसी और से पूछने की जरूरत है नहीं, क्योंकि एक ही तरह की गवर्नमेंट यहाँ पे काम कर रही है। तो जो भी डिसीजन लेना है वो दोस्तों इजीली तरीके से ले लेगी, ठीक है। तो इस तरह से कहा जा सकता है कि ये मजबूत तरीके से इंटरनेशनल में, अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था अपनी पोजीशन को रख सकती है, अपनी बात को रख सकती है। हमारे देश में क्या होगा दोस्तों, कुछ भी अगर, यानी फेडरल सिस्टम की बात कर रहे हैं, वहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट कुछ करने की सोचेगी भी तो स्टेट गवर्नमेंट जो अपोजिशन में, जो विपक्ष में बैठे हुए हैं, वो भाई लोग अपोज करना स्टार्ट कर देंगे, विरोध करना स्टार्ट कर देंगे, नहीं सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये किया तो ये ऐसा किया क्यों है, क्योंकि यहाँ पे एक नहीं, एक से ज़्यादा लेवल पे गवर्नमेंट काम कर रही होती है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट की के पास सारी पावर होगी तो सारा वही अपने काम कर देती है। इसलिए इसमें क्या होता है, स्ट्रॉन्ग इंटरनेशनल पोजीशन हो पाता है, यानी कि एक मजबूत अंतर्राष्ट्रीय स्थिति दिखा पाती है जहाँ पे सिस्टम यूनिटरी है, एक ही सरकार है। नेक्स्ट क्या है दोस्तों, संघर्ष की संभावना नहीं होती यहाँ पे। वही दोस्तों, वही वाली बात बताया मैंने आपको कि पूरे देश के अंदर एक ही गवर्नमेंट काम कर रही है, तो जो भी पॉलिसी बनाना है, जो भी कानून बनाना है, वो उसको अपने आप से खुद से ही डिसाइड करना है। कोई और गवर्नमेंट तो है नहीं जो उससे बात करना है या डिस्कशन करना है। जो भी कानून बनाएगी तो उस पूरी जनता को फॉलो करना पड़ेगा, तो पूरी जनता को मानना ही पड़ेगा, ठीक है। तो इस तरीके से ये हमारे 9 पॉइंट्स हो गए किसके, एडवांटेज के। अब चलिए हम बात करते हैं डिसएडवांटेज ऑफ यूनिटरी गवर्नमेंट, ठीक है, एकात्मक शासन प्रणाली के दोस्त। चलिए हम इसके पॉइंट्स देखते हैं कि अब इस प्रणाली की, इस सिस्टम की क्या क्या कमियां हैं, कुछ बुराइयां भी तो है भाई इसके, क्या क्या बुराइयां, चलिए देखते हैं। सबसे पहले दोस्तों इसकी बुराइयां क्या है, शासन के कार्य में कुशलता की कमी होती है। अब देखो, पूरे गवर्नमेंट को सिर्फ एक ही गवर्नमेंट, यानी कि पूरे देश को सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट ही चला रही होती है, इसलिए अच्छे से जो इफिशियंसी है वो नहीं आ पाती। ऐसा क्यों, क्योंकि बेशक दोस्त कंट्री छोटा है, लेकिन कंट्री में रहने वाले लोग अलग अलग रिलीजन्स के, अलग अलग लैंग्वेज के, अलग अलग एथनिसिटी के, अलग दोस्तों उनका इंटरेस्ट होता है, अलग उनकी ज़रूरतें होती है। तो इन सभी ज़रूरतों को ध्यान में रखते हुए कानून बनाना ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता है, इसलिए ये अच्छे एफिशिएंसी के साथ काम नहीं कर पाती है, ठीक है। लोग की नीड्स को अच्छे से नहीं समझ पाती है। दोस्तों हम बेल्जियम कहीं देखें तो बेशक वहाँ पे यूनिटरी सिस्टम है, लेकिन बेल्जियम में दोस्त जब संघर्ष हुआ था तो वहाँ पे भी जो दोस्त वहीं के नागरिक, यानी फ्रेंच बोलने वाले, डच बोलने वाले दोस्त वहाँ पे खड़े हो गए थे, तो उनमें अलग सा दोस्त से मतलब क्रांति होनी स्टार्ट हो गई, डिस्प्यूट्स हो गया, तो मामला जाके फिर बहुत तगड़ा चला, फिर जाके एक अलग तरीके से गवर्नमेंट बनाया गया। वो एक अलग ही फेडरलिज्म का सिस्टम है, जो क्लास 10th क्लास में पढ़ा होगा आपने, अगर आपको याद हो तो। उसको हम दोस्तों कहते हैं सामुदायिक सरकार, ठीक है, कम्युनिटी गवर्नमेंट कहा जाता है उसको। एक अलग से गवर्नमेंट, यानी कि अलग अलग कम्युनिटी के लोग आएंगे, उनको मिला के गवर्नमेंट बना दी गई। तो वहाँ पर जाकर मुद्दा शांत हुआ बेल्जियम के अंदर, क्योंकि डच वाले अलग बोल रहे थे, फ्रेंच वाले अलग बोलने उठ रहे थे भाई, ठीक है, ये हुआ। तो ऐसा अक्सर देख लिया जाता है। नेक्स्ट क्या पॉइंट, लोकतंत्र की भावना के विरोध में होता है। ऐसा इसलिए क्योंकि अगर कहीं पे भी यूनिटरी सिस्टम है, यानी कि एक ही व्यवस्था है, एक ही गवर्नमेंट पूरे देश पे शासन कर रही है, और वो ये कहे कि मैं लोकतंत्र से, ऐसा कैसे हो सकता है। तो लोकतंत्र का मतलब ये होता है कि एक कोने में भी व्यक्ति अपना शासन खुद चलाए। लेकिन यहाँ पे क्या है दोस्त, गवर्नमेंट एक ही है और जनता से कोई बातचीत भी नहीं है, कोई भी रिलेशन नहीं है, सारा काम खुद ही कर लेती है। तो जनता का डायरेक्ट रिलेशन या इनडायरेक्ट रिलेशन ना हो पाना भी ये लोकतंत्र के भावनाओं को ठेस पहुंचाती है। डेट मीन्स लोकतंत्र के ये अपोज, विरोध में है ये, ठीक है, क्योंकि जनता से बात लेना, जनता की राय लेना इसमें नहीं हो पाता, कानून गवर्नमेंट खुद ही बना देती है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, शासन की निरंकुशता की संभावना। निरंकुशता मतलब क्या होता है कि कभी भी ऐसा टाइम आ सकता है कि शासक जो है, यानी उस देश की जो गवर्नमेंट है, एक ही सरकार होने के कारण वो अक्सर ये डर बना हुआ रहता है कि दोस्त वो तानाशाही ना बन जाए, है ना। वहाँ पे एक ही सरकार है, उसको लगता है कि देश में कोई तो है नहीं गवर्नमेंट जो मेरा विरोध करेगी, वो तानाशाही ना बन जाए, डिक्टेटर ना बन जाए, पूरे देश के ऊपर अपना राज ऐसा चलाए कि वो गलत गलत कानून लागू करने लग जाए, हिटलर और मुसोलिनी ना बन जाए भाई, ऐसे भी तो हो सकता है। चलिए, एंड विविधताओं वाले राष्ट्रों में असफल होता है ये। जिस कंट्री के अंदर भी अलग अलग तरीके के धर्म के लोग, जाति के लोग, रिलीजन के लोग पाए जाते हैं, यानी कि डाइवर्सिटी पाया जाता है दोस्त, उसके अंदर ये असफल हो जाता है। ये सिस्टम, यूनिटरी सिस्टम ऐसा इसलिए क्योंकि एक ही तरीके की गवर्नमेंट अलग अलग लोगों की नीड्स को कैसे समझेगी।
अब यहाँ पे अलग लैंग्वेज के लोग रह रहे हैं, यहाँ पे अलग रिलीजन्स के लोग रह रहे हैं, यहाँ पे उनका एथनिसिटी अलग है, वहाँ पे इनका इंटरेस्ट बिल्कुल सब कुछ अलग अलग है, तो कैसे हो सकता है। मैं एग्जांपल भारत के लूँ दोस्त, ये सिस्टम भारत में नहीं है यूनिटरी सिस्टम, भारत में फेडरल सिस्टम है, क्योंकि भारत में एक नहीं अलग लेवल पर गवर्नमेंट काम करती है, सेंटर पर भी और स्टेट पर भी। अगर मान लो यही यूनिटरी सिस्टम भारत में ही होता तो दोस्त जम्मू एंड कश्मीर के एक मेघालय में जो लोग रह रहे हैं, जो अरुणाचल प्रदेश में रह रहे हैं, दोस्त कन्याकुमारी में रह रहे हैं, उनकी बातों को हम कैसे समझ पाते हैं। अब वहाँ पे लोकल गवर्नमेंट है, वहाँ की स्टेट गवर्नमेंट है जो उनकी बातों को समझ पाती है। यही तो फेडरल सिस्टम की दूसरी खूबसूरती है, यहाँ पे डाइवर्सिटी को चीज़ें बनाया जा सकता है, अलग अलग लेवल पे अलग अलग गवर्नमेंट का होना जो उस क्षेत्र के लोगों की बातों को समझ के उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व करे। लेकिन अगर दोस्तों इसके अपोजिट में अगर यूनिटरी सिस्टम है तो यूनिटरी सिस्टम एक ही गवर्नमेंट है पूरे देश को चला रही है, और यहाँ पे अलग अलग तरीके के लोग रहेंगे तो ये कैसे समझ पाएगी सिस्टम, तो ये दोस्तों यहीं पे फेल हो जाएगा ये। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं, स्थानीय संस्थाओं के क्रिया। दैट मीन्स जो स्टेट लेवल पे दोस्तों जो डिपार्टमेंट्स होते हैं उनका जो कार्य होता है दोस्त काफ़ी वो इस तरीके से नहीं कर पाते। वो मान लो कि उनको ये सेंट्रल गवर्नमेंट है और स्टेट यहाँ पे होती है, ऐसा नहीं है कि यूनिटरी सिस्टम में स्टेट नहीं होती, स्टेट गवर्नमेंट तो है लेकिन उनको पावर गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट से मिला हुआ है। अब स्टेट गवर्नमेंट दोस्तों कुछ काम करना भी चाहे, इस पॉइंट को बता रहा हूँ मैं, कुछ करना भी चाहे तो सेंट्रल गवर्नमेंट वहाँ पे टांग अड़ा देगी भाई, क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट यहाँ पे इंडिपेंडेंट नहीं होती है। सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर कॉन्स्टिट्यूशन से मिला होता है और जो पावर कॉन्स्टिट्यूशन से मिलता है दोस्त वही इंडिपेंडेंट होता है। तो वहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशंस के यानी संविधान के द्वारा सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर मिला हुआ है। अगर स्टेट गवर्नमेंट को ही पावर मिल जाती संविधान से तो स्टेट गवर्नमेंट भी इंडिपेंडेंट स्वतंत्र हो जाती काम करने के लिए, लेकिन वो आज़ाद नहीं है। क्यों? क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट को संविधान से नहीं बल्कि सेंट्रल गवर्नमेंट से मिला हुआ है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में आती है स्टेट। भारत में क्या है, भारत के अंदर संविधान से ही सेंट्रल गवर्नमेंट को भी मिला है और भारत के अंदर संविधान से ही स्टेट गवर्नमेंट से भी मिला है। इसलिए स्टेट गवर्नमेंट अपने लेवल पे इंडिपेंडेंट है और सेंट्रल गवर्नमेंट अपने लेवल पे इंडिपेंडेंट है काम करने के लिए। चलिए दोस्तों अब बात करते हैं नेक्स्ट लेवल पे, शासन कार्यों के लिए प्रति उदासीन जनता। यानी कि सरकार क्या काम कर रही है, क्या काम नहीं कर रही है दोस्त। जनता का डायरेक्ट या इनडायरेक्ट कनेक्टिविटी ना होने पाने की वजह से, जनता का इतना दोस्त जुड़ाव ना हो पाने की वजह से जनता इसका काफ़ी विरोध भी करती है, आलोचना भी करती है। और दोस्तों हमेशा क्रांति का भय, यानी कि एक डर बना रहता है कि लोग सरकार का कहीं क्रांति ना कर दे, उनको हटाने के लिए है ना एक आंदोलन सा ना खड़ा हो जाए, ये दोस्तों हमेशा डर बना रहता है। तो इस प्रकार कहा जा सकता है कि दुनिया भर के अंदर जहाँ पे भी यूनिटरी सिस्टम है, एकात्मक शासन प्रणाली है, उनकी इन कमियों को देखते हुए दोस्त वहाँ पे आंदोलन चल रहे हैं ताकि इस एकात्मक सिस्टम को खत्म किया जा सके। तो दोस्त ये निष्कर्ष हम लिख सकते हैं यहाँ पे। तो दोस्त ये पॉइंट हमारा जो एकात्मक शासन व्यवस्था है वो यहाँ पे खत्म होता है। अब हमारा जो सेकंड पॉइंट है दोस्त वो है हमारा संघात्मक व्यवस्था। एकात्मक खत्म हमारा, जहाँ पे एक देश के अंदर एक ही गवर्नमेंट होती है और वही गवर्नमेंट पूरे देश को चलाती है। इसकी क्या खासियत रही, यानी कि इसकी विशेषता क्या है, इसके क्या गुण है, इसकी क्या हानि है, यानी कि दोस्त क्या है, इसकी कमियाँ, एडवांटेज, डिसएडवांटेज, निष्कर्ष, इंट्रोडक्शन, सब कुछ हमने समझ डाला। अब हम समझेंगे फेडरल सिस्टम यानी संघात्मक व्यवस्था का मतलब क्या होता है। अब दोस्तों अब जरा मैप में देखो तो इस तरीके से पूरी दुनिया के अंदर और भी कंट्री है, उन कंट्री में कुछ ऐसे कंट्री है जहाँ पे एक नहीं अधिक लेवल पे गवर्नमेंट काम कर रही होती है। दोस्तों अगर हम देखें मैप के अंदर फेडरल सिस्टम, तो यहाँ पे क्या होता है कि एक नहीं दो लेवल पे, यानी कि एक नेशनल लेवल की गवर्नमेंट होती है जो पूरे देश की सरकार होती है, पूरे देश की सरकार होती है। अब चाहे दोस्तों उसके अंदर कितने भी स्टेट हों, ठीक है, उन सब पूरे स्टेट के अंदर उस गवर्नमेंट का, ये देखिए दोस्तों मान लो एक देश है, एक देश के अंदर छोटे छोटे स्टेट हैं, इस पूरे स्टेट का एक मालिक होगा जिसको कहेंगे हम सेंट्रल गवर्नमेंट, केंद्रीय सरकार, ठीक है। लेकिन इस स्टेट में रहने वाले लोगों की क्या ज़रूरत है, क्या मतलब उनके नीड्स हैं, ये समझ आ जाए उनको। एंड दोस्तों सेंट्रल गवर्नमेंट अच्छे से नहीं समझ पाएगी क्योंकि बहुत बड़ा एक देश है, प्लस यहाँ पे इसलिए क्या करते हैं दोस्त कन्वेंस के लिए छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दिया जाता है उस देश को, यानी कि छोटे छोटे स्टेट में बांट दिया जाता है ताकि इसके अंदर रहने वाले लोगों की ज़रूरत को उस देश के अंदर एक मुखिया हो, उसको मुख्यमंत्री कहे, जो समझ जाए उसकी प्रॉब्लम वो उसको सॉल्व करे। ऐसे ही दोस्त सेम चीज़ उस देश के अंदर सभी स्टेट के अंदर होगा, उसको कहेंगे हम स्टेट गवर्नमेंट। तो इस तरीके से दोस्त जो पूरे ही देश को चलाएगी उसको कहेंगे सेंट्रल गवर्नमेंट। जो एक राज्य को चलाएगी, है ना, हर एक राज्य के अंदर दोस्त एक गवर्नमेंट होगी जिसको कहेंगे हम स्टेट गवर्नमेंट, राज्य सरकार। तो एग्जाम्पल लूँ दोस्तों, भारत के अंदर पूरे देश की सरकार मोदी सरकार, राज्य सरकार की बात करूँ तो केजरीवाल सरकार दिल्ली सरकार, नीतीश कुमार बिहार में, ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल में, योगी आदित्यनाथ जी उत्तर प्रदेश के अंदर। तो सभी स्टेट के अंदर अपनी एक अलग अलग सरकार है जो उस राज्य की देखती है, ठीक है। सेंट्रल गवर्नमेंट मोदी सरकार पूरे भारत को देखती है। क्लियर है? चलिए अब यहाँ पे दोस्तों हम बात करते हैं कि कैसे है संविधान के द्वारा केंद्र
और राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा होता है। इसी वजह से हम उस देश को क्या कहा जाता है, फेडरल सिस्टम यानी कि संघीय व्यवस्था कहा जाता है। संघीय व्यवस्था हम उसी देश को कहते हैं जो संविधान के द्वारा शक्तियों का बंटवारा होता है। अगर संविधान ने नहीं किया सेंट्रल और स्टेट में शक्तियों का बंटवारा, तो उस कंट्री को हम एक फेडरेशन या फेडरल कंट्री नहीं कहेंगे। ठीक है, चलिए दोस्तों, यहाँ पे एक वर्ड है मीनिंग एंड डेफिनेशन, अर्थ और परिभाषा क्या होती है संघ की। संघ को हिंदी में दोस्तों फेडरल कहा जाता है। ठीक है, देखो दोस्तों, ये जो वर्ड है संघ, ये अंग्रेजी यानी कि जिसको इंग्लिश में हम क्या कहते हैं, फेडरेशन। क्लियर है, सही से समझना, दोस्तों बताने जा रहा हूँ मैं। जाओ, संघ जिसको इंग्लिश में कहा जाता है फेडरेशन, और ये जो वर्ड है दोस्तों फेडरेशन, यानी कि ये जो वर्ड है फेडरेशन, ये एक लैटिन भाषा का शब्द है। लैटिन भाषा के फिडेस से बना है। किससे बना है दोस्त, फिर से समझना, फेडरल सिस्टम यानी कि संघ व्यवस्था जो है, ये इंग्लिश में इसको फेडरेशन कहा जाता है, संघ को फेडरेशन कहा जाता है। और ये जो संघ वर्ड यानी कि जो फेडरेशन वर्ड है, ये फेडरेशन वर्ड बना है किससे, लैटिन के फिडस वर्ड से। और फिडस का मतलब क्या होता है दोस्त, फिडस का मतलब होता है संविदा, समझौता। क्या मतलब होता है इसका, समझौता करना, यानी कि हम समझौते के द्वारा सभी उस देश के सभी राज्य एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, मिले हुए हैं और पूरे देश पर शासन हो रहा है। लेकिन संघीय व्यवस्था के अंदर दो तरीके की व्यवस्था आती है। फेडरल व्यवस्था के अंदर दो तरह की सिस्टम आती है। पहला सिस्टम, उस सिस्टम को कहा जाता है, ये देखिए आप यहाँ पे लिखा हुआ है, संघ का निर्माण दो तरीके से होता है ना। ठीक है, फेडरेशन दो तरीके से बनती है। पहला होता है एकीकरण के द्वारा, ठीक है, दूसरा होता है पृथक्करण के द्वारा यानी कि डिसइंटीग्रेशन के द्वारा, और दूसरा होता है इंटीग्रेशन के द्वारा। अब आपको पहले ये समझना है एकीकरण और पृथक्करण का मतलब यहाँ पे है क्या। चलो आपको पहले मैं ये समझा देता हूँ, क्लियर है। देखिए, जब भी एक कंट्री मैं आपको एग्जांपल लेके देखता हूँ दोस्त। यहाँ पे मान लो दोस्त, ये एक देश है। इस देश के अंदर जो भी स्टेट हैं वो आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। कैसे, एग्जांपल देता हूँ। मान लो ये एक देश है, जिस देश का नाम है ए, और एक जो ए देश है उसके अंदर इतने सारे स्टेट हैं। मान लो इसके अंदर 10 राज्य हैं, और ये 10 राज्य इस बात से एक दूसरे से जुड़े हैं, यानी कि उस देश में जुड़े हुए हैं कि इनका एकीकरण हुआ है। और इस एकीकरण में जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसको भी पावर संविधान से मिली है, और इन स्टेट गवर्नमेंट को भी पावर संविधान से भी मिली है। लेकिन संविधान ने भविष्य को देखते हुए सेंट्रल गवर्नमेंट यानी केंद्रीय सरकार को पावर स्टेट गवर्नमेंट से ज़्यादा दी है, ताकि इन फ्यूचर में कभी भी ये स्टेट गवर्नमेंट इस पूरे देश से कभी अलग ना हो जाए। इसको कहा जाता है दोस्तों एकीकरण के द्वारा, यानी कि ये स्टेट, ये दोस्तों यूनिट अपनी इच्छा से इस देश में शामिल हो गए हैं। अब ये कभी अलग नहीं हो सकते, क्योंकि संविधान ने एक सेंट्रल गवर्नमेंट को ही पावरफुल बनाया है। संविधान में दोस्तों व्यवस्था ऐसी कर दी जाती है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कि अब ये स्टेट कभी भी ज़िंदगी में अलग नहीं हो सकते। इसमें क्या हुआ, एकीकरण के अंदर सभी आए एक दूसरे, यानी कि एक देश में सभी मिल गए और अब वो अलग नहीं हो सकते। यानी कि संविधान ने सबसे ज़्यादा पावर केंद्रीय सरकार को दे दी है, स्टेट गवर्नमेंट को पावर कम दी है। ठीक है, अगर आप बोलोगे इसका एग्जाम्पल दो, तो मैं आपको इसका एक एग्जाम्पल देता हूँ। ठीक है, देखिए दोस्तों, जब भारत आज़ाद हुआ, या मान लो जब भारत गुलामी था, मैं भारत का एग्जाम्पल लेता हूँ, क्योंकि तो फेडरल सिस्टम में जो देश हैं उसमें भारत आता है, कनाडा आता है, अमेरिका आता है, और भारत का दोस्तों जो फेडरलिज्म है ये कनाडा से लिया गया है। ठीक है, देखिए मैं बात करता हूँ पहले एकीकरण की। मैं लेता हूँ, मान लो ये इंडिया है। जब भारत दोस्तों गुलाम हुआ करता था तो पूरा भारत दो पार्ट्स में बटा हुआ करता था। एक भारत जो कि ब्रिटिश इंडिया हुआ करता था, एक भारत जिसके ऊपर राज्य रजवाड़ों महाराजाओं का राज हुआ करता था। ठीक है, तो उसको दोस्तों हम रजवाड़े कहा करते थे, सिंपल। तो यहाँ पे मैं सिंपल रजवाड़े लिख देता हूँ। ठीक है, रजवाड़े। अब जो ब्रिटिश इंडिया है इसके ऊपर अंग्रेजों का राज था, और इसके ऊपर यहाँ पे जो भी दो स्टेट थे, जिसमें जम्मू एंड कश्मीर आ गया, जूनागढ़ आ गया, है ना, हैदराबाद आ गया, ये सब आ गया यहाँ पे, इन सब में राजाओं का राज हुआ करता था। तो जब भारत आज़ाद हुआ, और दोस्त ये चीज़ ध्यान रखना, अंग्रेज़ों का गुलाम पूरा भारत नहीं था, अंग्रेज गुलाम से ब्रिटिश इंडिया था, इस तरफ वाला पार्ट। ये तो अपने, हाँ, अंग्रेज़ों दोस्तों इन्होंने बस ये कर रखा था, एग्रीमेंट हो रखा था कि रजवाड़े अंग्रेज़ों के अंडर में ही है। चलिए भाई, यहाँ पे ये चीज़ हो गया। लेकिन जब भारत आज़ाद हुआ तो ये इधर का जो पूरा पार्ट है ये अंग्रेज़ों ने भारत को सौंप दिया। लेकिन जो इधर का पार्ट है, इधर के पार्ट को अंग्रेज़ों ने ये कहा कि इधर के जो टोटल दोस्तों पार्ट थे उसको लगभग 565 अलग अलग क्षेत्र थे, जिनमें जम्मू एंड कश्मीर हो गया,
जूनागढ़ हो गया, हैदराबाद हो गया, मणिपुर, ये अलग अलग ये रजवाड़े के राज्य हुआ करते थे, राजाओं के राज्य। तो अंग्रेज़ों ने कहा भाई या तो इंडिया में शामिल हो जाओ या पाकिस्तान में, या अपना अलग देश बना लो। अब ज़रा दोस्तों खुद से सोचो, अगर ये इन्होंने बोल दिया था हम पाकिस्तान में शामिल तो नहीं होंगे, वो इंडिया में दोस्तों कुछ बोल रहे थे नहीं शामिल होंगे भाई। अगर मान लो ये 565 पूरे अलग हो जाते तो भारत तो भाई टुकड़े टुकड़े हो जाते यार, भारत का सिर्फ यही हिस्सा रह जाता। तो दुनिया में दोस्तों भारत 7वें नंबर पर आता, अभी तो 7वें नंबर पर आते हम क्षेत्र की दृष्टि पे, फिर दोस्तों हम 17वें नंबर पे आते या हम 70 नंबर पे आते जो टुकड़े में बढ़ जाते। तो आए हम वहाँ पे भाई वल्लभ भाई पटेल जी, उन्होंने भाई सबको बोला कि नहीं तुम भारत में ही शामिल रहो, भारत तो तुम्हारा हिस्सा है, हमेशा से हम साथ ही रहते हुए आए हैं। तो 565 में से 560 तो मान गए, 5 बचे, उनमें से दोस्तों फिर से एक मान गए, मणिपुर वगैरह, असम वगैरह 105 तो मान ही गए। जम्मू एंड कश्मीर, हैदराबाद, जूनागढ़, इनमें कुछ हमें दिक्कत आ रही थी। हैदराबाद में दोस्तों नहीं माना, तो उसको फिर पुलिस कार्रवाई करके मनाया गया। तो जब इन रजवाड़ों को भारत में शामिल करवाया जा रहा था, उस टाइम एक संविदा पत्र था। संविदा पत्र मतलब होता है समझौता पत्र, या शुद्ध हिंदी में कहूँ दोस्तों तो विलय पत्र। इस विलय पत्र पे सिग्नेचर करवा लिया गया, और इस विलय पत्र पे साफ लिखा हुआ था दोस्त कि ये जो भी साइन कर रहे हैं वो ये भारतीय संघ का, भारतीय यूनियन का एक हिस्सा बन जाएंगे, और वो भारतीय यूनियन का एक यूनिट कहलाएंगे। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का दोस्त संविधान जो है भारत का, उसका आर्टिकल 1 कहता है कि इंडिया दैट इज़ भारत शैल बी ए यूनियन ऑफ स्टेट। भारत एक राज्यों का संघ होगा, दैट मीन्स भारत छोटे छोटे यूनिट्स को बनाकर एक देश बनेगा। और दोस्तों ये जो यूनिट्स होंगे इनकी भी अपनी एक इंडिपेंडेंट गवर्नमेंट होगी, और लेकिन इस यूनिट्स में दोस्तों जो भी गवर्नमेंट होगी वो अपने शासन को चला पाएगी, क्योंकि संविधान कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा शक्तियों को दिया गया है सेंट्रल गवर्नमेंट को भी और स्टेट गवर्नमेंट को भी। और ये दोनों इस यानी कि जितने भी दोस्तों ये स्टेट हैं भारत में इस समझौते से जुड़े हुए हैं, ये कभी भारत से अलग नहीं हो सकते। इसी वजह से दोस्त सेंट्रल गवर्नमेंट को ज़्यादा पावरफुल बनाया जाता है और स्टेट गवर्नमेंट को कम, यानी कुछ मुकाबलों में स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट पे निर्भर रहती है यहाँ पे। इसलिए कभी कभार स्टेट और सेंटर में तनातनी यानी कि विवाद बना रहता है। चलिए दोस्तों यहाँ पे आपको समझ में आ गया। लेकिन नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास पृथक्करण वाला मामला। ठीक है, ये तो हमें समझ आ गया भाई कि एकीकरण हो गए। वो पृथक्करण भाई ये बड़ा खतरनाक है। ये जो फेडरेशन होता है ये पूरी दुनिया में, तो अगर मैं आप एक कंट्री का एग्जाम्पल लूँ तो वो है अमेरिका। अमेरिका एक पृथक्करण पे दोस्त है ना, इस मामले पे वो एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। एग्जाम्पल देता हूँ दोस्त, अमेरिका जब आज़ाद हुआ था 1776 में 4 जुलाई को, तो उस टाइम टोटल दोस्त इसके अंदर सिर्फ 13 ही राज्य हुआ करते थे, सिर्फ 13 स्टेट हुआ करते थे। इन 13 राज्यों को मिलाकर ये बना हुआ था। लेकिन आसपास जो छोटे छोटे स्टेट हुआ करते थे अमेरिका के आसपास, मान लो ये है यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, इसके आसपास जो छोटे छोटे स्टेट हुआ करते थे, उन सभी ने इस एग्रीमेंट से, इस कन्वेंस से वो अमेरिका में शामिल हो गए कि अमेरिका के में शामिल तो हो गए, लेकिन दोस्त जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसका संविधान अलग होगा और जो स्टेट गवर्नमेंट उसका संविधान अलग होगा। और यहाँ पे क्या है दोस्त कि स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट से ज़्यादा पावरफुल है। ये क्या बात हो भाई, ये क्या सिस्टम है? अब ये बड़ा पैसा सिस्टम है यार। हाँ जी मेरे दोस्त, सही सुना आपने। अमेरिका के अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट से ज़्यादा पावरफुल स्टेट गवर्नमेंट है, और जब भी चाहे वहाँ की स्टेट अमेरिका से बाहर निकल सकती है। अब लेकिन ये बात अलग है कि अमेरिका से बाहर कौन निकलना चाहेगा दोस्तों। अगर वो देश बाहर निकल गया तो उसकी वैल्यू कहाँ रहेगी? मान लो कि कल को बोले भाई न्यूयॉर्क, तो एक अलग बात है, मान लो कोई वहाँ का छोटा सा स्टेट वो बोले कि अमेरिका से बाहर निकल रहे हैं, तो उसकी कहाँ वैल्यू रहेगी? अभी वह कोई स्टेट अमेरिका में है भाई, अमेरिकन स्टेट कहलाएगा वो, अमेरिका सुपर पावर है भाई। इसी वजह से दोस्त क्या हुआ, इस एग्रीमेंट से देखते गए सारे कि अमेरिका भाई बहुत आगे तरक्की कर रहा है, बहुत तरक्की कर रहा है। तो 13 राज्य से दोस्त अब जाके अमेरिका में टोटल 50 राज्य हो गए हैं। तो अमेरिका में राज्यों के संविधान अलग होता है, राज्यों की नागरिकता अलग होती है, जो राज्य में रह रहे हैं वो उनकी नागरिकता अलग है। यानी कि अमेरिका में डबल सिटीजनशिप है, एक स्टेट की एक सेंटर की। ठीक है, तो अमेरिका के एक अलग फेडरेशन सिस्टम है। तो फेडरल कंट्री तो है यहाँ पे भी दो सेंट्रल और स्टेट में शक्तियों का बंटवारा है, लेकिन यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट से ज़्यादा शक्तिशाली स्टेट गवर्नमेंट है। आई होप दोस्तों आपको दोनों एग्जांपल से, एक इंडिया के एग्जांपल से और एक अमेरिका के एग्जांपल से, आपको ये समझ में आ गया
कि फेडरेशन दो तरह की होती है, एक होती है एकीकरण वाली जो इंडिया है, एक होती है उससे पृथक्करण वाली जो कि अलग हो सकती है वहाँ पे कभी भी स्टेट, वो है अमेरिका वाला। ठीक है, भारत में दोस्तों क्या है कि सिंगल सिटीजनशिप होता है, भारत में राज्य अलग नहीं हो सकते, पूरे देश का संविधान एक ही होता है, राज्यों का दोस्तों कोई अपना एक अलग संविधान नहीं होता, एक ही संविधान जब पूरे देश को फॉलो करना होता है। एक हरी नागरिकता के साथ एक हरी न्यायपालिका होती है, यानी कि जुडिशरी भी सिंगल होती है। भारत में एक ही सुप्रीम कोर्ट है, ऐसा नहीं पूरे देश के लिए अलग अलग सुप्रीम कोर्ट होंगे। हाँ, हाई कोर्ट हो सकता है लेकिन सुप्रीम कोर्ट तो एक ही है। सुप्रीम कोर्ट एक होने का मतलब ये होता है कि सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन होगा वो फाइनल होगा, जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा दोस्तों वो कानून होगा, जो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कह दिया सभी को फॉलो करना होगा। समझ में आया दोस्तों आप सभी को? तो इस तरीके से डिवाइड किया जाता है। चलिए, बहुत इस टॉपिक में लंबा खींचा है ताकि आपको चीज़ें अच्छे समझ में आ जाए। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं गार्नर के अनुसार। गार्नर ने क्या कहा, संघात्मक शासन वह पद्धति है जिसमें समस्त शासकीय शक्ति केंद्रीय सरकार और उन विभिन्न राज्यों के बीच में, राज्यों से नीचे भी हैं तो उनके बीच में बांट दिया जाता है, जिसको मिलाकर एक संघ बनता है। मैं एग्जांपल देता हूँ दोस्त, मान लो ये पूरा भारत है, भारत ये पूरा दोस्तों देश हो गया, है ना। ठीक है, एक देश या एक राज्य उसको ही कहते हैं जिसके पास पॉपुलेशन हो दोस्त, पूरी एक लैंड यानी भूमि हो, गवर्नमेंट हो, और सोवरेनिटी मतलब होता है संप्रभुता, वो देश अपने अंदर के मामलों में और वो बाहरी मामलों में आज़ाद हो। जैसे दोस्तों आज हम आज़ाद हैं, हम गुलाम तो है ही नहीं, तो उसको संप्रभुता कहते हैं, हम सोवरेनिटी कहा जाता है। दोस्तों ये पूरा भारत है। अब भारत क्या हुआ है दोस्त, यहाँ पे एक सेंट्रल गवर्नमेंट है और एक स्टेट गवर्नमेंट है, अलग अलग लेवल पे दोस्तों स्टेट है, टोटल दोस्तों 28 स्टेट, वही वाली बात। ठीक है, ये टोटल स्टेट है हमारे पास। एंड अगर देखा जाए तो 1993 के अंदर दोस्त एक और गवर्नमेंट बना दी गई भारत के अंदर, जिसको हम पंचायती राज व्यवस्था कहते हैं। ठीक है, पंचायत यानी कि लोकल गवर्नमेंट है, जिसको हम सरपंच मुखिया कहा जाता है। तो भारत में अब फाइनली 3 लेवल पे गवर्नमेंट है, जिसको हम थ्री टायर सिस्टम कहा जाता है। कौन सा? 3 टायर सिस्टम, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट यानी केंद्रीय सरकार, राज्य सरकार और पंचायती व्यवस्था। ठीक है, पंचायती व्यवस्था आप कह सकते हो इसको, जो सबसे निचले स्तर पे है। तो इस तरीके से संविधान के द्वारा केंद्र को, राज्य को और पंचायतों में बांट दी जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों फाइनर के अनुसार। फाइनर क्या कहता है, संघात्मक व्यवस्था में शक्ति और सत्ता का एक भाग इकाइयों तथा एक भाग केंद्रीय सरकार के बीच में यानी बांट दिया जाता है, तो इस तरीके से पूरा देश बनता है। केजी हिलर क्या कहते हैं, संघात्मक व्यवस्था में सामान्य व प्रादेशिक सरकार, यानी सामान्य मतलब वही दोस्त सेंट्रल गवर्नमेंट, व प्रादेशिक सरकार दोनों ही नागरिकों से सीधा संपर्क रहता है और हर एक नागरिक 2 सरकार के शासन में रहती है, यानी कि एक सेंट्रल गवर्नमेंट के शासन में रहती है और एक स्टेट गवर्नमेंट के। इसको दोस्तों मैं डायग्राम से समझाऊंगा आपको। ये देखिए दोस्तों, आपको मैं भी डायग्राम दिखाऊंगा तो उससे आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, पहले यहाँ पे और भी देखते हैं थिंकर्स के व्यूज़ क्या क्या यहाँ पे है। देखिए, डैनियल जे एलाजारा के अनुसार इन्होंने क्या कहा कि संघीय पद्धति ऐसी व्यवस्था प्रदान करती है जो अलग अलग राज्य व्यवस्थाओं को एक बाहर से घेरने वाली राजनीतिक पद्धति में इस प्रकार संगठित करती है, उनमें हर एक अपनी अपनी मूल राजनीतिक अखंडता को बनाए रख सकते हैं। यानी कि वो दो सरकार तो बेशक अलग अलग होती है, लेकिन वो आपस में इस तरह के जुड़े हुए होते हैं कि उनमें एकता होती है, यूनिटरी सिस्टम यानी कि यूनिटरी बनी होती है, उनमें एकता होती है, वो देश से कभी अलग नहीं होते। ठीक है, कार्ल जे फ्रेडरिक के अनुसार इन्होंने क्या कहा कि संघवाद का अर्थ है समूह का यूनियन, यानी कि दोस्त अलग अलग स्टेटों ने मिलाकर एक यूनियन बना दिया, इसको ही हम संघ कहा जाता है। संघ मतलब होता है साथ, तो सभी राज्यों के जब सभी राज्य मिलकर साथ आ जाते हैं और एक देश बना देते हैं, तो एक देश लेवल पे गवर्नमेंट होती है जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है, और स्टेट लेवल पे गवर्नमेंट होती है जिसको हम राज्य सरकार कहते हैं। ठीक है, यूनियन राज्यों का हो सकता है अथवा राजनीतिक दलों का, मजदूर सभाओं का, इसको हम समुदाय भी कहते हैं। इस तरह के दोस्तों ये कहा जाता है। कोरी एवं अब्राहम के अनुसार इन्होंने क्या कहा कि संघवाद सरकार का एक ऐसा दोहरापन है जो विविधता के साथ एकता का समन्वय करने की दृष्टि से शक्तियों के प्रादेशिक व प्रक्रियात्मक विभाजन पर आधारित होती है। देखो बहुत अच्छी डेफिनेशन है दो, जहाँ पे विविधता हो, जहाँ पे डाइवर्सिटी पाया जाता हो, वो डाइवर्सिटी के अंदर एकता लाना है हमें, क्योंकि अलग अलग धर्म के लोग हैं, अलग जाति के लोग हैं, और हमें एकता लाना है। तो एक ही गवर्नमेंट की बजाय अलग अलग लेवल पे दोस्तों गवर्नमेंट होगी तो शासन अच्छे चल पाएगा, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और लोकल गवर्नमेंट। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों हमारे पास फीचर्स ऑफ फेडरल सिस्टम, संघात्मक शासन व्यवस्था जो व्यवस्था है इसके क्या क्या खास बातें दोस्त, इसके क्या विशेषताएं हैं, एक एक करके हम समझते हैं। ये सबसे पहला पॉइंट है हमारे पास रिटन कॉन्स्टिट्यूशन यानी लिखित संविधान। जो भी कंट्री फेडरल यानी कि जहाँ पे भी संघात्मक व्यवस्था होगा
उस कंट्री के अंदर लिखित संविधान होना जरूरी है। अगर लिखित संविधान नहीं है तो वो फेडरल कंट्री ही नहीं है मेरे दोस्त। अगर हम एग्जांपल लेते हैं भारत का, तो दोस्त भारत में एक लिखित संविधान है, ब्रिटेन में एक लिखित संविधान नहीं है, इसलिए उसको एक यूनिटरी यानी कि एकात्मक शासन व्यवस्था कहा जाता है। एंड दोस्त वहाँ पे संघात्मक व्यवस्था भी है, वो बात अलग है, लेकिन हम जब हम बात करते हैं लिखित संविधान की, तो लिखित संविधान वाला ही कंट्री एक फेडरल सिस्टम होगा, है ना। अगर हम एक फीचर्स की बात करें तो भारत में लिखित संविधान है। तो लिखित संविधान किसे कहा जाता है? अब जरा खुद सोच के बताओ जरा एक बार, आप खुद बच्चे सोचेंगे लिखित संविधान उसे कहा जाता है जिसमें संविधान क्या होता है दोस्त, एक पेपर में लिख दिया जाता है और वही पेपर पूरा संविधान बन जाता है। तो ऐसा नहीं होता दोस्त, सिर्फ ये डेफिनेशन नहीं होता। हाँ, लिखित तो होता है, लेकिन सिर्फ हम ये कहें कि जिसको लिख दिया गया हो वो लिखित संविधान है, तो ऐसा नहीं। लिखित संविधान किसे कहेंगे वो प्रॉपर डेफिनेशन जानो दोस्तों आप आज इस वीडियो के अंदर। लिखित संविधान उसे कहा जाता है, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन उसे कहा जाता है जो एक फिक्स टाइम पीरियड में यानी कि एक निश्चित टाइम में, एक फिक्स टाइम में कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के द्वारा, एक संविधान सभा के द्वारा उस कॉन्स्टिट्यूंट यानी कि उस कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया गया हो, समझ में आया? उसको ही रिटन कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। मैं एग्जांपल देता हूँ इंडिया का। एक फिक्स टाइम पीरियड दोस्तों भारत के पास है, हाँ जी बिल्कुल है, 2 साल 11 महीने 18 दिन। कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बिल्कुल भाई भारत के पास थी, एक संविधान सभा थी भारत के पास, कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली थी, संविधान सभा, जिसके दोस्तों अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे, ठीक है। एंड भीमराव अम्बेडकर जी दोस्तों ड्राफ्ट कमेटी के चेयरमैन थे। और इस तरीके से भारत का संविधान बना था 2 साल 11 महीने 18 दिन के अंदर, और इस तरीके से भारत का संविधान तैयार हुआ था दोस्तों। अगर हम बात करें फिक्स टाइम पीरियड का, क्योंकि हमारे पास है 1946 है दोस्त, 9 दिसंबर से स्टार्ट हुआ था बनना, है ना, जब सच्चिदानंद सिन्हा अनपरमानेंट रूप से चेयरमैन चुने गए थे। फिर 13 दिसंबर को फिर दोस्तों फाइनली देखा जाए तो 11 दिसंबर को सभा के चेयरमैन बन गए थे, यानी कि अध्यक्ष बन गए थे हमारे राजेंद्र प्रसाद जी। देन फाइनली दोस्त फिर 13 दिसंबर को जैसे ही प्रीएम्बल पेश किया गया, उसके बाद से ही संविधान की सभा की जो कार्यवाही वो स्टार्ट हो गई, और 26 नवंबर 1949 तक चली। तो हमारे पास फिक्स टाइम पीरियड है, ठीक है, और उस संविधान को बनाया गया है, जिसको दोस्तों बनाने में 63,96,729 रुपये खर्च हुए थे दोस्त उस टाइम इस संविधान को बनाने में। तो भारत का संविधान रिटन कॉन्स्टिट्यूशन हुआ ना, क्यों? क्योंकि भारत के पास एक फिक्स टाइम पीरियड भी है, संविधान सभा कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली भी है जिसने कॉन्स्टिट्यूशन यानी संविधान को बनाया है। तो ये भारत का टाइम पीरियड हो गया। अगर हम ब्रिटेन की बात करते हैं, वहाँ पे अलिखित अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। ऐसा इसलिए क्योंकि वहाँ पे आज तक संविधान को लिखा ही नहीं गया। क्यों? क्योंकि उसके पास ना कोई फिक्स टाइम है, ना ही कभी दोस्तों कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली है, इसलिए उसका संविधान को हम लिखित संविधान नहीं कहा जाता। वहाँ पे दोस्तों कानून तो ऐसा नहीं कि वहाँ पे कानून नहीं है, वहाँ पे जो भी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कोई नियम या कोई आदेश दिया गया, या जो भी दोस्त कस्टम चले आ रहे हैं, जो एक प्रथाएं, जो बहुत पुराने जो नियम चले आ रहे हैं, वही नियम वो आज तक फॉलो करते हैं, ठीक है, ये होता है वहाँ पे। नेक्स्ट है, उस देश के अंदर जो संविधान है वो सर्वोच्च होनी चाहिए, संविधान की सर्वोच्चता। ब्रिटेन में संविधान सर्वोच्च ना होगा, वहाँ की दोस्त क्या है, संसद सर्वोच्च है। यानी कि ब्रिटेन यानी अंग्रेजों के देश है, इंग्लैंड के अंदर क्या है, ब्रिटेन में दोस्त वहाँ की जो पार्लियामेंट है वो सबसे सुप्रीम है। अगर हम भारत की बात करें तो भारत के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम है। हम अमेरिका की बात करें दोस्त, वो एक अलग ही फेडरेशन है, ठीक है, वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम है, यानी कि वहाँ के जो उच्चतम न्यायालय है वो सुप्रीम है अमेरिका के अंदर, लेकिन भारत के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम है। नेक्स्ट है दोस्त दोहरे शासन की व्यवस्था। अक्सर दोस्तों ये होता है कि जो भी फेडरल कंट्री होगा, फेडरेशन यहाँ पे यानी कि जहाँ पे संघीय व्यवस्था होगी, वहाँ पे दोहरे शासन होना जरूरी है। दोहरे शासन मतलब वहाँ पे एक नहीं, एक से ज़्यादा गवर्नमेंट होगी, क्योंकि एक ही गवर्नमेंट होगी तो वो तो एकात्मक शासन बन जाएगा, यूनिटरी सिस्टम बन जाएगा। अगर एक से ज़्यादा होगी तो वो फेडरेशन बनेगा, यानी संघात्मक शासन बनेगा। तो हम बात करें दोस्त भारत के ही, तो भारत में सेंट्रल गवर्नमेंट है, देन फिर स्टेट गवर्नमेंट भी है। 1993 से भारत में दोस्तों एक और लेवल पे गवर्नमेंट हो गई, जो एक मतलब कि लोगों से ज़्यादा जुड़ाव के साथ काम कर पाती है, वह लोकल लेवल पे गवर्नमेंट, पंचायती राज व्यवस्था, ठीक है दोस्त। नेक्स्ट है हमारे पास शक्तियों का विभाजन। शक्ति का विभाजन मतलब कि जो भी फेडरेशन यानी कि फेडरल कंट्री होगा, संघात्मक व्यवस्था वाली शासन होगी जहाँ पे, वहाँ पे शक्तियों का विभाजन संविधान के द्वारा इस प्रकार से किया जाता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर दी जाती है, वो अपने लेवल पे काम करती है, स्टेट गवर्नमेंट को पावर जाती है, वो अपने लेवल पे काम करती है। अगर दोस्त मैं इंडिया की ही बात करूँ, भारत की ही बात करता हूँ, तो भारत के अंदर दोस्त जो कॉन्स्टिट्यूशन संविधान के द्वारा जो शक्तियों का बंटवारा किया गया है वो इस तरीके से किया गया है कि 3 सब्जेक्ट बना दिए गए हैं।
3 लिस्ट बना देंगे आप इस तरीके से मान लीजिए। एक को बोला गया सेंट्रल लिस्ट, एक को बोला गया स्टेट लिस्ट, एक को बोला गया कॉन्करेंट लिस्ट। इसको बोलते हैं हिंदी में समवर्ती सूची। क्या बोलते हैं दोस्त? समवर्ती सूची। इसको बोलते हैं राज्य सूची और इसको बोलते हैं केंद्रीय सूची। कौन सी सूची? केंद्रीय सूची। इसके अंदर दोस्तों टोटल जब भारत का संविधान लागू हुआ था तो टोटल 97 सब्जेक्ट थे, लेकिन इस टाइम 100 सब्जेक्ट्स थे। यानी कि भारत की जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, मोदी गवर्नमेंट जो है, वो टोटल ऐसे 100 सब्जेक्ट है इसके ऊपर वो कानून बना सकते हैं। जैसे रेलवे हो गया, है ना, आर्मी हो गई, देश की सुरक्षा हो गया, है ना दोस्त, रेलवे ये सब हो गया, है ना, कोयला हो गया, ये सब ऐसे कुछ सब्जेक्ट जो एग्जांपल दे रहा हूँ आपको मैं, संचार व्यवस्था हो गया, टेलीकॉम व्यवस्था हो गया, बहुत सारे ऐसे सब्जेक्ट थे जो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में। जब हम बात करते हैं राज्य व्यवस्था की, जैसे एग्रीकल्चर, कृषि हो गई, है ना दोस्त, पुलिस व्यवस्था हो गया, ये सब राज्य व्यवस्था के अंडर में आता है। तो जब भारत का संविधान लागू हुआ था दोस्त, उस टाइम सेंट्रल गवर्नमेंट यानी कि स्टेट गवर्नमेंट के, राज्य गवर्नमेंट के पास टोटल 66 सब्जेक्ट हुआ करते थे, जिसको अब घटाकर 62 हो गया है। जो समवर्ती सूची है, ये इसके अंदर ऐसे सब्जेक्ट्स आते हैं जिसके ऊपर सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों ही कानून बना सकती है, ठीक है। लेकिन अभी जो सब्जेक्ट देखे हमने, लिस्ट देखें, सेंट्रल लिस्ट में सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट ही कानून बनाएगी, स्टेट लिस्ट में जो भी सब्जेक्ट हैं उसके ऊपर स्टेट गवर्नमेंट ही कानून बनाएगी। हाँ, अगर ऐसा बहुत उस राज्य के अंदर अनसर्टेनिटी हो गया या सरकार नहीं चल पा रही है तो राज्यसभा के कहने पे सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट के कानून को बना सकती है। यानी कि इसमें जो सब्जेक्ट दिए गए हैं उसके ऊपर सेंट्रल गवर्नमेंट भी कानून बना सकती है, लेकिन जब राज्यसभा सेंट्रल गवर्नमेंट के कहेगी, ठीक है। लोकसभा नहीं मेरे दोस्त, राज्यसभा, क्योंकि राज्यसभा राज्यों का प्रतिनिधित्व करती है, राज्यों का रिप्रेजेंटेटिव राज्यसभा है। चलिए अब दोस्तों हम बात करते हैं समवर्ती सूची की, कॉन्करेंट लिस्ट की। जब संविधान लागू हुआ था तो इसके अंदर 47 सब्जेक्ट थे, आज दोस्तों 52 सब्जेक्ट है। इस तरीके से समवर्ती सूची में दोनों ही सरकार मिलकर कानून बनाएगी। इसमें कौन जो सब्जेक्ट हैं, जैसे कि एजुकेशन हो गया, एजुकेशन एक ऐसा सब्जेक्ट है दोस्त जिसके ऊपर सेंट्रल गवर्नमेंट भी कानून बनाती है, स्टेट गवर्नमेंट भी कानून बनाती है, ठीक है। तो ऐसे सब्जेक्ट्स है ना, यानी कि मान लो कोई मैरिज का कोई कानून हो गया, मैरिज विवाह से संबंधित कोई कानून, डोरी सिस्टम वगैरह, इन सबको इसमें रख दिया गया है जिसके ऊपर दोनों ही कानून बना लें। अगर मान लो कि दोस्त का भी डिस्प्यूट्स हो जाता है तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने कानून बनाया उसका कानून माना जाएगा, स्टेट गवर्नमेंट का नहीं, क्योंकि संविधान ने स्टेट के मुकाबले में सेंट्रल का भी पावरफुल बनाया है भारत के अंदर, ठीक है। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास सर्वोच्च न्यायपालिका, यानी कि स्वतंत्र और सर्वोच्च न्यायालय होना चाहिए अगर कोई भी कंट्री संघीय व्यवस्था जहाँ पे है, यानी कि इंडिपेंडेंट सुप्रीम कोर्ट होनी चाहिए। आज दोस्तों भारतीय यानी कि जो सिस्टम देखोगे, स्ट्रक्चर देखोगे, वो 3 तरीके से डिवाइड है, यानी 3 सरकार काम करती है। एक होती है हमारे पास एग्जीक्यूटिव यानी कार्यपालिका, जो जुडिशरी यानी कि न्यायपालिका, फिर दोस्त देखा जाता है हमारे पास तीसरी है पार्लियामेंट्री यानी पार्लियामेंट। तो 3 तरीके से हमारा इंडिपेंडेंट है, वो अपने अपने फील्ड में और काम करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट दोस्तों पॉइंट है हमारे पास सम अदर फीचर्स ऑफ फेडरल गवर्नमेंट, यानी संघीय शासन व्यवस्था की कुछ अन्य विशेषताएं हैं, वो देखते हैं हम। सबसे पहले दोस्तों दोहरी नागरिकता, डबल सिटीजनशिप। दोस्तों जिस स्टेट में हम रह रहे होते हैं उस स्टेट के तो हम सिटीजन होते ही हैं, प्लस जो सेंटर पूरे भारत के भी हम नागरिक होते हैं, ठीक है। अक्सर ऐसा होता है एंड, लेकिन जब हम अमेरिका की बात करें तो दोस्तों अमेरिका के अंदर डबल सिटीजनशिप है, लेकिन भारत के अंदर सिंगल सिटीजनशिप है। हम एक ही नागरिक है पूरे भारत के नागरिक, लेकिन अमेरिका में क्या है दोस्त, वहाँ पे क्या है कि कोई एक स्टेट का नागरिक है, जैसे कि 50 वहाँ पे स्टेट है दोस्त, तो 50 राज्यों के एक व्यक्ति उस राज्य का भी नागरिक है, देन फिर वो अमेरिका का नागरिक है, यानी डबल सिटीजनशिप, ठीक है। दोहरी न्याय व्यवस्था, अक्सर दोस्तों ऐसा देखा जाता है कि अलग अलग देश के अंदर दोहरी न्याय व्यवस्था भी हो सकती है। जैसे कहीं भी जो सुप्रीम कोर्ट भी होती है उसके द्वारा, कहीं भी दोस्तों पार्लियामेंट के द्वारा जस्टिस का काम किया जाता है, ठीक है। तो दोहरी जस्टिस हो सकता है। संविधान की कठोरता, जहाँ पे भी दोस्तों फेडरलिज्म होगा वहाँ पे संविधान काफ़ी कठोर भी होगी। जैसे भारत के अंदर 3 तरीके से संविधान का जो एक संविधान को कठोर कब किया जाता है, या हम कब कहेंगे कि वो संविधान काफ़ी कठोर है ना, काफ़ी रिजिडिटी है उस संविधान के अंदर, ऐसा कब कहेंगे? ऐसा जब कहेंगे हम जब उस संविधान के अंदर चेंज करना कोई या अमेंडमेंट करना या संशोधन करना बहुत कॉम्प्लिकेटेड होगा। जैसे भारत में दोस्तों 3 तरीके से संविधान में चेंज किया जा सकता है। एक होता है दोस्त सामान्य, यानी कि आप कह सकते हो कि बिल्कुल जनरल तरीके से, जनरल बहुमत के द्वारा, है ना, जनरल मेजोरिटी के द्वारा, नॉर्मल मेजोरिटी के द्वारा। एक होता है स्पेशल मेजोरिटी के द्वारा। और जो थर्ड होता है दोस्त, इस थर्ड सिस्टम के बेस पर ही भारत को कहा जाता है कि भारत भी फ्लेक्सिबल भी है और एक रिजिडिटी यानी कठोर भारत का संविधान भी है। क्योंकि थर्ड में दोस्तों ये लिखा गया है कि हमें स्पेशल मेजोरिटी भी चाहिए प्लस आधे राज्यों की अनुमति भी चाहिए। स्पेशल मेजोरिटी का मतलब पूरे जो संसद मेंबर बैठे हुए हैं उनमें तो 2/3 2/3 मेंबर सहमत होने चाहिए,
प्लस भारत के टोटल राज्यों के आधे राज्य उस कानून पे एग्री होने चाहिए। जीएसटी जब लागू किया गया तो स्पेशल मेजोरिटी है, विशेष बहुमत से लागू हुआ, प्लस भारत के आधे राज्य उसको सहमत हुए लागू करने के लिए, ठीक है, तब वो लागू हुआ। तो उस कंट्री को हम कठोर कहेंगे जहाँ पे ये सिस्टम, यानी कि कोई कानून लागू करना या संविधान में चेंज करना बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, ठीक है। तो फेडरेशन यानी कि जो फेडरल सिस्टम होता है दोस्तों, वहाँ पर संविधान काफ़ी कठोर भी होता है। राज्यों का संशोधन प्रक्रिया में भाग लेना, तो जहाँ पे फेडरेशन यानी कि फेडरलिज्म है, वहाँ पे क्या होता है, जब भी कोई संशोधन संविधान में किया जा रहा है दोस्तों, बिना राज्य सरकार की सहमति से नहीं हो सकता। क्यों, मैंने आपको बताया अभी दोस्त, जो भारत में जो थर्ड सिस्टम में संशोधन करने का आर्टिकल 368 में दोस्तों ये लिखा हुआ है संविधान के, कि जब ये संशोधन करेगी संसद तो स्पेशल मेजोरिटी यानी कि 2/3 मेंबर की सहमति तो चाहिए, प्लस भारत के कुल राज्यों का, टोटल राज्यों का हाफ स्टेट ऐसे हों, यानी कुल का आधे राज्य उस कानून को लागू करने के लिए भी सहमत हों, ठीक है। तो संशोधन प्रक्रिया में राज्यों की भूमिका होती है फेडरेशन सिस्टम यानी कि फेडरल कंट्री के अंदर। दोस्तों इस प्रकार से कहा जा सकता है कि संघात्मक व्यवस्था में एक से अधिक लेवल पे गवर्नमेंट होने की वजह से शासन यानी कि सरकार डिक्टेटर नहीं बनती है ना, ऐसा खतरा तो नहीं होता जैसे कि एकात्मक में होता है। लेकिन दोस्त यहाँ पे कानून व्यवस्था में या ये कोई कानून या पॉलिसी इंप्लीमेंट करने में देरी ज़रूर होती है, लेकिन दोस्त कानून अच्छे से लागू हो पाता है। तो भारत में दोस्तों डाइवर्सिटी है, और डाइवर्सिटी के लिए दोस्तों ये काफ़ी अच्छा है, काफ़ी बेहतर सिस्टम है। बड़े बड़े कंट्री के दोस्तों ये काफ़ी है। आप बोलोगे दोस्तों चीन तो बहुत बड़ा है, फिर वहाँ पे एक ही सिस्टम क्यों है भाई, वहाँ पर तो तानाशाही है दोस्त। चीन कोई डेमोक्रेटिक कंट्री नहीं है, वहाँ पे तो शी जिनपिंग ने तानाशाही अपने आप को बना रखा है। अब उसने कहा है भाई जब तक मैं रहूँगा तब तक देश का शासक रहूँगा, है कम्युनिस्ट सिस्टम है दोस्तों वहाँ पे, इस तरीके से, ठीक है। तो इस प्रकार कहा जा सकता है कि एकात्मक और संघात्मक सरकारें अपने आप में उस देश के लिए हेल्पफुल सरकार है जिस देश के लिए वो सिस्टम यूज़फुल है। भारत में दोस्तों फेडरेशन सिस्टम है, तो भारत के लिए फेडरल ऐसा ही है। यहाँ पे न्यूट्री सिस्टम काम नहीं करेगा, फेल हो जाएगा वो, ठीक है। तो दोस्त एग्जाम में जो क्वेश्चन आता है इसके ऊपर वो इस तरीके से आता है कि फेडरेशन सिस्टम और यूनिटरी सिस्टम में अंतर बताओ, या संघीय व्यवस्था के क्या क्या विशेषताएं हैं, या दोस्तों जो यूनिटरी यानी एकात्मक सिस्टम है व्यवस्था है उसके क्या गुण हैं, उसके क्या दोष हैं। तो कुछ भी दोस्तों क्वेश्चन आ सकता है। मैंने पूरा चैप्टर दोस्तों आपको समझाया है। अगर आपने इस पूरे चैप्टर को अच्छे से समझ लिया, इस चैप्टर के दोस्तों जो नोट्स हैं और ये जो क्लास में जो मैंने आपके नोट्स यानी जो स्लाइड से पढ़ाया है मैंने, ये स्लाइड्स के पॉइंट्स काफ़ी यूज़फुल हैं। तो मैंने इस स्लाइड के लिंक भी दिया आपको, स्लाइड नोट्स आपको लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। बाकी दोस्तों इसको मैंने डीपली नोट्स भी दिया है, आप उसको पढ़िए। हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में है ताकि आप एग्जाम्स में अच्छे से कर पाओ। दोस्त ऐसे ही मैं आपके सही सिलेबस को ख़त्म करवाने वाला हूँ। अगर आप प्लीज़ चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना दोस्त, ऐसे वीडियोस बनाने में काफ़ी मेहनत लगती है। अगर आप सपोर्ट करोगे दोस्त तो ऐसे ही मैं और वीडियोस बनाऊंगा। चैनल पर नहीं हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन करना। आज की ये वीडियो आपको कैसे लगी नीचे मुझे कमेंट बॉक्स में बताना, तो आपके सारे डाउट्स खत्म हो गए। फिर भी अगर कोई डाउट रह जाता है तो नीचे मुझे आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। ऐसे ही और वीडियोस के चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन करना। जल्द दोस्तों हमारी मुलाकात होगी अब नेक्स्ट चैप्टर में। मिलूंगा दोस्तों आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।